आज हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर से, लेयर 4। ऑलरेडी हमने लेयर 3 तक डन किया था लास्ट वेंसडे तक। तो नेक्स्ट देखो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कहता है। तब तक जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसमें ये था कि आपका फिजिकल लेयर पे जो डेटा होगा वो बिट्स के फॉर्मेट में होगा। देन डेटा लिंक लेयर पे जो डेटा होगा वो आपका फ्रेम्स के फॉर्मेट में होगा। एंड देन आपके नेटवर्क लेयर पे जो डेटा होगा वो आपके पैकेट्स के फॉर्मेट में होगा। देन वही पैकेट जब आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा तो वो डेटा, वो पैकेट्स, इट विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेगमेंट्स। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, सेगमेंट्स कहते हैं। तो डेटा विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्मेट ऑफ सेगमेंट्स एट ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके बारे में और भी देखते हैं क्या लिखा है। तो देखो आपने डेटा लिंक लेयर का हेडर, डेटा लिंक लेयर का हेडर पढ़ा था। देन आपने नेटवर्क लेयर पे आईपी हेडर पढ़ लिया। देन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टीसीपी हेडर। अब एग्जैक्टली टीसीपी क्या है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी प्रोटोकॉल्स काम करेंगे। जैसे डेटा लिंक लेयर पे इथरनेट प्रोटोकॉल था, फ्रेम रिले था, ट्रिपल पी था। उस तरीके से फिर आप नेटवर्क लेयर की बात करोगे तो आईपी एक प्रोटोकॉल था आपका। उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट लेयर भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आपके वर्क करते हैं। उनमें से एक आपका बहुत पॉपुलर प्रोटोकॉल कौन सा है, टीसीपी। तो आपको एग्जैक्टली केवल टीसीपी ही नहीं पढ़ना, आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो हेडर लगेगा, किस किस प्रोटोकॉल का हेडर लगता है, वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे कि इसका काम क्या है। तो इसका काम होता है प्रोवाइड्स एंड टू एंड कनेक्टिविटी between two devices so that they can successfully send and receive data। क्या हमने लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्ट लेयर स्टार्ट किया था क्या? नहीं सर, नहीं किया था। ओके, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का यहाँ पे फंक्शन क्या दिया गया है, प्रोवाइड्स एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइसेस सो दैट दे कैन सक्सेसफुली सेंड एंड रिसीव डेटा। दैट मींस अगर डेटा हमें डिलीवरी की रिलायबिलिटी चाहिए, गारंटी चाहिए कि डेटा जो भी हम डिलीवर करना चाहें फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर वो सक्सेसफुली डिलीवर करा दिया जाए रिसीवर को, तो उसके लिए फिर कौन से लेयर का आपको हेल्प लेना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि आईपी जो आपका प्रोटोकॉल था वो क्या कर रहा था, बेस्ट इफर्ट लगा रहा था बट रिलायबल नहीं था। अगर आपको 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 याद होगा, लास्ट स्लाइड आप उलट के देख लेना, उसमें आईपी के जो कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में दिया था नेटवर्क लेयर में कि बेस्ट इफर्ट सर्विस देता है बट अनरिलायबल था वो, रिलायबिलिटी वहां पे नहीं थी। तो रिलायबिलिटी के लिए फिर आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के सर्विसेज को आपको यूज करना है। ठीक है, ओके। सो कह रहा है कि इट यूजेस टू टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर दो टाइप के प्रोटोकॉल्स को यूटिलाइज करता है। तो वन इज योर कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट इज योर कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। So connection oriented protocols are those protocols which do provide guarantee of data delivery from one device to another device. That means कहता है कि आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स का कैटेगरी है उनमें फर्स्ट among those the first very first protocol is your connection oriented protocols। और इसका फीचर क्या होता है कि ये आपको एक गारंटी प्रोवाइड करता है डेटा डिलीवरी का फ्रॉम सेंडर टू receiver। Connection oriented protocols are those protocols which do provide guarantee of data delivery from one device to another। one device to another means sender to receiver। एग्जाम्पल इस कैटेगरी में जो प्रोटोकॉल आता है वो है आपका टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। अब ये था कनेक्शन ओरिएंटेड जो आपको गारंटी दे रहा था, ये है कनेक्शन लेस। ये कह रहा है कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स आर दोस प्रोटोकॉल्स which do not provide guarantee of data delivery from one device to another device। तो कह रहा है कि ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपके डेटा डिलीवरी का कोई गारंटी आपको नहीं देगा। हाँ, ये बेस्ट इफोर्ट लगाएगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर बट कोई गारंटी नहीं है कि डेटा आपके रिसीवर तक डिलीवर करा दिया जाए, राइट। और इस कैटेगरी में जो प्रोटोकॉल का एग्जांपल दिया गया है वो है आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी। तो हमें दोनों के बारे में पढ़ना है कि टीसीपी के क्या फीचर्स हैं, यूडीपी के क्या फीचर्स, राइट। ओके, देन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सपोज ये एक कन्वेयर बेल्ट का एग्जांपल दिया गया है, राइट। और यहाँ देखोगे तो क्या है कि ये आपका बंदा इधर वाला टीसीपी वाला, इधर देखोगे तो यूडीपी वाला। ठीक है, अब टीसीपी वाला जैसे ही डेटा भेजा, मान लो ये सेंडर है, इधर रिसीवर था, तो जैसे डेटा भेजा इसने कंफर्म करने के लिए कॉल किया, डिड यू गेट इट, मतलब क्या तुम्हारे पास रिसीवर एंड पे क्या तुम्हारे पास डेटा डिलीवर करा गया या नहीं किया गया। तो फिर ये आप जो भी रिप्लाई इसका होगा कि डेटा डिलीवरी हो गया सक्सेसफुली या नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग फिर ये क्या करेगा, एक्शन लेगा।
और एक बेनिफिट आप यहाँ पे देखोगे कि टीसीपी में जो डेटा लॉस है, जो कन्वेयर बेल्ट से नीचे उतर रहा है कार्टन, जो डेटा गिर रहा है वो कम है एज कम्पेयर टू यूडीपी। यूडीपी में देखो, जब ये बंदा ने यहाँ से डेटा, सेंडर ने डेटा यहाँ से भेजा, तो रिसीवर एंड से कंफर्म करने के लिए इसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता। ठीक है, डेटा इसने भेज दिया, पहुंच गया तो भी अच्छा है, और ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर लॉस हो गया डेटा तो भी ये उसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये अनरिलायबल है, बट टीसीपी आपका क्या होता है, रिलायबल होता है। एग्जाम्पल अगर देखोगे, टीसीपी सर्विस कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं, मतलब गारंटी कौन कौन सर्विस, कौन कौन सा प्रोटोकॉल आपको दे सकते हो, तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा लिखा हुआ एस टी टी पी, एस एम टी पी, एफ टी पी, ये जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं ये आपको क्या देता है, गारंटी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये टीसीपी यूज करते हैं। ये सारे प्रोटोकॉल्स टीसीपी सर्विस यूटिलाइज करते हैं। ये डीएनएस और डीएससीपी ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो यूडीपी सर्विस यूज करते हैं, तो कोई गारंटी नहीं होता इनके सर्विसेज में। ओके, देन अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इफ योर कनेक्शन लेस सर्विस डू नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ गारंटी, देन व्हाई स्टिल वी आर यूजिंग इट, राइट। तो अब ऐसा है कि देखो, हर एक ट्रैफिक, हर एक डेटा की हमें कोई गारंटी नहीं चाहिए होती है। कोई कोई ऐसा भी ट्रैफिक होता है जो टाइम सेंसिटिव होता है। ठीक है, जैसे हमारा जो रियल टाइम ट्रैफिक है, दैट इज कम्प्लीटली टाइम कांस्टेंट। उसमें अगर डिले होगा तो प्रॉब्लम आएगी, ड्रॉप हो गया तो उसका मुझे कोई मतलब नहीं। जैसे मान लो कि आप कह रहे हो यहाँ पे कि सपोज करो कि आपका एक मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, और रियलिटी में जो लाइव मैच चल रहा है वो 8th ओवर तक पहुंच चुका है, और आपके टीवी पे जो आ रहा था वो भी मान लो 8th ओवर तक आपको डिस्प्ले किया जा रहा था। ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल वेदर कंडीशन, आपके आपने आपके टीवी पे जो वेदर वो आ रहा था, आपका जो लाइव फीड आ रहा था सैटेलाइट के थ्रू ही आता, डीटीएच एंटीना पे, राइट, वो डिसरप्ट हो गया किसी भी रीजन से। ठीक है, तो आपके टीवी पे मैच डिस्प्ले होना बंद हो गया। अब क्या करोगे आप, रियल में लाइव मैच तो बंद नहीं होगा, वो 8th ओवर से प्रोसीड होके मान लो 10th ओवर तक पहुंच गया। अब जब आपका सिग्नल रिज्यूम होगा तो कहाँ से दिखाया जाएगा मैच आपको, 8th ओवर से दिखाया जाएगा या 10th ओवर से दिखाया जाएगा? ऑब्वियसली जो लाइव में चल रहा है वही दिखाया जाएगा। जो आपके वीडियो फीड ड्रॉप हो गए वो ड्रॉप हो गया, आपको रिज्यूम 8th ओवर से नहीं कराया जाता है। तो कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो गारंटी चाहते हैं, जिनके लिए गारंटी रिक्वायर्ड होती है, बट कुछ ऐसे भी डेटा होते हैं जहाँ पे डेटा लॉस उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वहाँ पे टाइम सेंसिटिवनेस जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका। ठीक है, तो जो भी आपके रियल टाइम ट्रैफिक होते हैं, लाइक ऑडियो वीडियो के ट्रैफिक, दे स्टिल यूज यूडीपी सर्विस। और जो आपके एक्सेस टाइप ऑफ डेटा होते हैं, जैसे आप विकिपीडिया पेज ओपन करते हो, आप ईमेल भेजते हो, वो सब आपके टाइम सेंसिटिव नहीं होते, उनको रिलायबिलिटी चाहिए होता है, तो वो फिर टीसीपी यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वाई का ही आंसर है। नेक्स्ट, अगर हम अब बात करें टीसीपी प्रोटोकॉल की, तो अब अगर हम अपने डेटा को अगर हम एक्सेस या डेटा को हम अगर ट्रेवल कराने के लिए टीसीपी सर्विस की हेल्प ले रहे हैं, तो फिर हमारे डेटा के ऊपर किस प्रोटोकॉल का हेडर लगेगा, टीसीपी प्रोटोकॉल का हेडर लगेगा। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि टीसीपी प्रोटोकॉल का अगर हेडर लगता है, टीसीपी का हेडर लगता है, तो उस हेडर में क्या क्या एक्स्ट्रा कंट्रोल इंफॉर्मेशन हम डेटा के ऊपर एड अप करेंगे। तो जैसे आईपी वाले हेडर में भी बहुत सारे फील्ड्स थे, तो यहाँ पे भी देखोगे बहुत सारे फील्ड्स। मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ कौन कौन से फील्ड है, सारे के सारे आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो एक पहला आपका सोर्स पोर्ट होता है, देन डेस्टिनेशन पोर्ट। अब ये वही चीज है, जैसे कि सोर्स मैक था आपके लेयर 2 पे, मैक एड्रेस का सोर्स मैक था, डेस्टिनेशन मैक था। देन लेयर 3 पे सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी था। उसी तरह से आपका लेयर 4 पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, दो टर्म्स आते हैं, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है, तो आप लोग एक बात यहाँ पे ध्यान रखोगे, जैसे हम लेयर 2 एड्रेस कहते हैं मैक एड्रेस को, लेयर 3 एड्रेस कहते हैं हम इसको आईपी एड्रेस को, उसी तरीके से हम लेयर 4 एड्रेस भी कह सकते हैं किसको, तो पोर्ट नंबर को। आप लोग ये टॉपिक मेंशन कर लो, लेयर 4 एड्रेस इज इक्वल टू पोर्ट नंबर, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है यहाँ पे आपका सीक्वेंस नंबर, देन एक्नॉलेजमेंट नंबर, देन ऑफसेट है यहाँ पे कुछ, रिजर्व वैल्यूज हैं। देन यहाँ पे कुछ ये एक मतलब कि सिंबल के फॉर्म में या वैसे को एक्रोनिम के फॉर्म में दिया गया है, और इनका काम होता है टीसीपी फ्लैग्स की तरह ऑपरेट करना। तो यहाँ पे ऐसा है कुछ, एफ का मतलब होता है फिनिश, यहाँ पे देखोगे तो लिखा होगा, कहीं पे देखोगे तो फ्लैग्स लिखा होगा, ये देखो ना, एफ का मतलब है फिनिश, देन एस का मतलब होता है सिंक्रोनाइज, आर का मतलब होता है रीसेट, पी का मतलब होता है पुश फ्लैग, ए का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, यू का मतलब होता है अर्जेंट फ्लैग,
ई का मतलब होता है ईसीएन बिट, ठीक है, यहाँ लिखा है ईसीएन। ईसीएन मतलब होता है एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। और फिलहाल अभी सी छोड़ दो, वो आपको समझ में नहीं आएगा। कंजेशन विंडो रिडक्शन कहते हैं, CWR कहते हैं इसको, ठीक है, कंजेशन विंडो रिडक्शन इसका फुल फॉर्म होता है, CWR, ठीक है। तो ये सब आपके कुछ यहाँ पे टीसीपी फ्लैग्स, ये जो फर्स्ट वर्ड लिखा गया सभी का, उसका ये आपका मतलब निकल के आता है। अब इनका क्या क्या काम है, इनमें से कुछ फ्लैग्स आपको भी पढ़ने हैं, देखेंगे हम आगे। देन एक फील्ड है आपका विंडो नाम का। देन चेकसम, चेकसम का फिर यहाँ पे वही काम होगा एरर डिटेक्शन कराने के लिए। देन अर्जेंट पॉइंटर है। और देन क्या है, कुछ कुछ ऑप्शनल फील्ड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ऑप्शंस हैं। अब अगर आपको याद हो तो आईपी हेडर के भी लास्ट वाला ऑप्शन जो था IPv4 का, जो हमने हेडर पढ़ा था, वहां पे हमें कुछ ऑप्शनल फील्ड दिखा था और लास्ट में यही वाला साइन हमें दिखा था वहां भी, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने आपको वहां पे बताया था कि आईपी हेडर का साइज फिक्स नहीं होता, इट कैन वेरी फ्रॉम 20 to 60 बाइट्स। उसी तरीके से टीसीपी हेडर का भी साइज कोई फिक्स नहीं होता, लिमिटेड नहीं होता। उसका साइज, दैट टीसीपी हेडर का साइज कैन वेरी फ्रॉम 20 बाइट्स टू 60 बाइट। तो यहाँ पे भी आप देखोगे टीसीपी हेडर का साइज भी क्या होता है आपका 20 बाइट से लेकर के 20 बाइट। तो आपका ये आपका मैंडेटरी है, यहाँ से यहाँ तक तो लग के जाएगा ही जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा बिट है यहाँ पे, अब ये तो कोई इसका कोई ठिकाना नहीं है ना कि कितना आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे। जरूरत होगी तो ही आप ऑप्शनल बिट यूज करते हो, जरूरत नहीं होगी तो नहीं यूज करोगे। तो वो आपके यूज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका टोटल बिट कैलकुलेट, टोटल बाइट्स कैलकुलेट होगा टीसीपी के हेडर का। So it can also vary from 20 bytes to 60 bytes TCP header size, ठीक है। ओके, अब हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमें इसके फील्ड्स भी समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शन से, यहाँ से है। उससे पहले हम यूडीपी का हेडर एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आपने देखा कि टीसीपी का हेडर का साइज 20 बाइट से स्टार्ट ही होता है और इसका मैक्स टू मैक्स लेंथ जाता है 60 बाइट्स तक। एज कम्पेयर टू टीसीपी, यूडीपी का साइज फिक्स होता है और बहुत कम साइज होता है इसका। देखोगे इसमें केवल 4 ही फील्ड है। सोर्स पोर्ट वहां भी था, डेस्टिनेशन पोर्ट वहां भी था, लेंथ वहां भी था और चेकसम वहां भी था। तो आप देखोगे यहाँ पे इसका साइज होता है टोटल 8 बाइट्स लॉन्ग ओनली, और उसका मिनिमम साइज ही कितना था, 20 बाइट्स लॉन्ग। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा ट्रैफिक आपका ज्यादा फास्ट जाएगा, कौन सा ट्रैफिक आपका स्लो जाएगा। जिसका साइज जितना बड़ा होगा उतना स्लो जाएगा। तो टीसीपी इज मच स्लोअर देन, अब उतना भी नहीं स्लो होता बट ठीक है, टीसीपी इज स्लोअर एज कम्पेयर टू यूडीपी सर्विस, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये आपका कंपैरिजन था दोनों जो हम मेजरली ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज करते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी, फुल फॉर्म पता ही है। और आप टीसीपी को देखोगे तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के अंदर आता है, यूडीपी देखोगे तो आप इसका कनेक्शन लेस सर्विस के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से आपका स्टार्ट है फंक्शन, ठीक है। कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन आता है आपका यहाँ पे सेगमेंटेशन, ठीक है। तो कहता है ब्रेकिंग डेटा इनटू स्मॉलर चंक्स इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। मतलब आपके पास एक बड़ा सा डेटा है, उसको आपने क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। उस मेथड को, उस फंक्शन को हम कहते हैं सेगमेंटेशन। तो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, डायग्राम से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि कोई ये मान लो एक वेजिटेबल है, अब उसको कट करते हो छोटे छोटे पीसेज में, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक सर्वर पड़ा हुआ है, अब इसको डेटा भेजना है, इन दोनों के बीच में डेटा एक्सचेंज करना है। तो देखो यहाँ पे ये डेटा इमेज के फॉर्मेट में पड़ा है। अब सपोज करो ये इमेज बहुत बड़ा है, इट इज वेरी बिग इन साइज। तो क्या करोगे आप, पूरा का पूरा एक फाइल साइज एक ही बार में नहीं भेज सकते आप। You will have to first break the data into smaller chunks and then you can only send out those data in the format of smaller chunks. आप एग्जैक्ट पूरा का पूरा एक ही फाइल नहीं भेज पाओगे। जैसे आप मूवी डाउनलोड करते हो तो क्या एक ही फाइल में मूवी डाउनलोड होती है, नहीं। वो मतलब कि आपका पार्ट बाय पार्ट वीडियो डाउनलोड होता है और लास्ट में क्या करते हो आप, उसको आप नहीं करते, बेसिकली आपका डिवाइस क्या करता है, उसको बेसिकली उसको क्या करता है, एग्रीगेट कर देता है। मतलब सेग्रीगेट मतलब होता है तोड़ना। तोड़ के उसने तो मूवी डाउनलोड किया और उसके बाद लास्ट उसने क्या कर दिया, उसको एग्रीगेट कर दिया, सारे पीसेस को ज्वाइन करके एक कॉमन पीस बना लिया और वही आपको पूरा का पूरा मूवी के फॉर्मेट में आपको दिखता है। तो देखो इसने क्या किया, इस बड़े से डेटा को पार्ट वाइज तोड़ दिया और उसी छोटे छोटे पार्ट्स को हमने क्या नाम दिया, सेगमेंट। मैंने आपको बताया था कि डेटा जो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे अवेलेबल होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, आपके सेगमेंट के फॉर्मेट में होगा। तो ये देखो यहाँ पे सेगमेंट लिखा है ना। तो फिलहाल हम टीसीपी यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे टीसीपी का सेगमेंट है। अगर आप यूडीपी यूज कर रहे हो तो क्या होता है, यहाँ पे यूडीपी का सेगमेंट आपका लिखा होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये पार्ट बाय पार्ट गया।
और लास्ट में क्या हो जाएगा, सारे पीसेस को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और एक आपको एक यहाँ पे फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक, ओके नेक्स्ट देखो, पहला फंक्शन था आपका सेगमेंटेशन, जिसमें आप क्या करते हो, एक लार्ज पीस ऑफ डेटा को आप स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करते हो। सेकंड फंक्शन इज योर मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, तो कहता है मल्टीप्लेक्सिंग इज अ सर्विस व्हिच इनेबल अ मशीन टू शेयर द कॉमन फिजिकल कनेक्शन फॉर मल्टीपल लॉजिकल कनेक्शन। तो कहता है कि ये ऐसा टेक्निक है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ये ऐसा फंक्शन है जिसमें आप क्या करोगे, एक ही फिजिकल डेटा कनेक्शन को आप मल्टीपल लॉजिकल डेटा कनेक्शन में आप यूटिलाइज कर लो। ठीक है, तो कह रहा है कि इट सेपरेट्स डेटा ऑफ टू डिफरेंट एप्लीकेशंस बाय यूजिंग टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट नंबर्स। अब इस पे हम इस लाइन को बाद में समझते हैं, पहले आप नॉर्मल एग्जांपल समझो। सपोज करो यही मेरा अभी लैपटॉप है, इसमें मुझे मेरे पास केवल एक ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, एक ही डेटा कनेक्शन है मेरे पास, और इस डेटा कनेक्शन को मैंने क्या कर रखा है, अभी फिलहाल हम जूम सेशंस यूज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक मैंने एप्लीकेशन यूज किया हुआ जूम। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो अभी मैं अपना ईमेल भी सेंड कर सकता हूँ अपने इसी डेटा कनेक्शन को यूज करके। तो क्या हो गया, डेटा कनेक्शन को आपने एक पहले पार्ट में डिवाइड किया, तो ये हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा है। सेकंड, मैं चाहता हूँ इससे ईमेल भेजना, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कोई सर्टेन प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, लाइक आईमैप यूज करूंगा या एसएमटीपी यूज करूंगा, राइट। तो फिर क्या होगा, उसी फिजिकल डेटा कनेक्शन को मैंने एक दूसरे लॉजिकल कनेक्शन में भी यूटिलाइज कर लिया। अगर मान लो मुझे एक नेट बैंकिंग मुझे यूज करना होगा, तो फिर मैं ब्राउजर भी यूज करूंगा, उसमें भी क्या होगा, आपका एक लॉजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। तो फिर से क्या करोगे आप, फिजिकल कनेक्शन को आप क्या कर आपने अपने ब्राउजर के लिए आपने एक अलग से लॉजिकल कनेक्शन बनाया। तो यहीं पे देखो, आप फिजिकल कनेक्शंस को आपने 3 डिफरेंट लॉजिकल कनेक्शंस में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि अगर 3 डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए आपने 3 डिफरेंट लॉजिकल कनेक्शंस बनाए, तो सबको अलग अलग डिस्टिंग्विश करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए एक लॉजिकल कनेक्शन का डेटा दूसरे लॉजिकल कनेक्शन से मर्ज हो जाए, राइट। फिर तो वो क्या हो जाएगा, डेटा आपका पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, गार्बेज बन जाएगा, राइट। तो इसको अलग अलग कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, हर एक सेक्शंस को आपको अलग अलग यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करके रखना पड़ेगा, ताकि डेटा एक दूसरे में मर्ज नहीं हो जाए। तो इसको यूज करते हो, इसको आप सेग्रीगेट करते हो बाय यूजिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ पोर्ट नंबर्स, जिसको आप लेयर 4 एड्रेस भी कहते हो। ठीक है, जैसे देखो ना, आपका मैक एड्रेस एक था ना, यूनिक आइडेंटिटी देता है आपके डिवाइस को, या आईपी एड्रेस आपके डिवाइस को एक लॉजिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से आपके लॉजिकल कनेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, पोर्ट नंबर्स। तो कहता है कि इसी लॉजिकल कनेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इट सेपरेट्स डेटा ऑफ टू डिफरेंट एप्लीकेशंस बाय यूजिंग टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि अगर आप डिफरेंट लॉजिकल कनेक्शंस आपने बनाए, तो उनको आप कैसे सेपरेट करोगे दोनों लॉजिकल कनेक्शन के डेटा को, तो बाय यूजिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट नंबर। सो अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि भाई पोर्ट नंबर्स फिर क्या होते हैं आपके। ठीक है, पोर्ट नंबर्स कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे एग्जांपल दिया गया कैसे आपके मल्टीपल लॉजिकल कनेक्शंस में आप डिवाइड करते हो। मान लो ये लैपटॉप था आपके पास, इस लैपटॉप का ये यहाँ पे ओएसआई मॉडल का ये दिया हुआ है, पूरा का पूरा लॉजिकल पूरा डिवाइड करके बनाया गया। अब सोचो इस लैपटॉप को क्या क्या काम करना है। इस लैपटॉप को एक इंस्टेंस में iMerit का वेब सर्वर एक्सेस करना है, किसी रीजन से वेब सर्वर एक्सेस करना है। ठीक है, अब वेब सर्वर एक्सेस करने के लिए कोई सर्टेन प्रोटोकॉल्स आप यूज करोगे। ठीक है, सेकेंड इंस्टेंस में इसी सेम लैपटॉप से मुझे ईमेल सर्वर भी एक्सेस करना है iMerit का, तो अलग प्रोटोकॉल यूज होगा। थर्ड इंस्टेंस में इसी फिजिकल कनेक्शन इसी लैपटॉप से मुझे क्या करना है, एफटीपी सर्वर भी एक्सेस करना है। तो देखो एक ही फिजिकल कनेक्शन को आपने क्या कर लिया, 3 डिफरेंट लॉजिकल कनेक्शंस में आपने डिवाइड कर दिया। तो अब अगर तीनों लॉजिकल कनेक्शंस के डेटा को हमें सेपरेट करना होगा, तो फिर वी विल हैव टू यूज अगेन डिफरेंट सेट्स ऑफ पोर्ट नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ देखोगे अगर आपको वेब सर्वर यूज करना है, तो हम एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस का प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ठीक है, देन अगर आप यहाँ देखोगे ईमेल भेजने के लिए, अच्छा एफटीपी को एक्सेस करने के लिए एफटीपी नॉर्मल सर्वर होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ईमेल भेजने के लिए आप यहाँ पे आईमैप या एसएमटीपी यूज करोगे, राइट। तो यहाँ पे आपके क्या है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, अलग अलग सेशंस बनेगा, अलग अलग लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश होंगे, सभी को हमें सेपरेट रखना है। सो वी विल हैव टू यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ पोर्ट नंबर्स, राइट। तो अब पोर्ट नंबर्स क्या है, तो यहाँ पे देखोगे हर एक कैटेगरी में आप चाहे टीसीपी का हेडर उठा के देखो, चाहे यूडीपी का हेडर उठा के देखो, उसमें पहला दो जो आपका कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ऐड हो रहा था वो पोर्ट नंबर ही थे। एक था आपका सोर्स पोर्ट और एक था आपका डेस्टिनेशन पोर्ट, यही दो वैल्यू हमने देखा था। ठीक है,
तो अब क्या होगा, तो देखो सपोज करो आपने HTTP यूज किया www. और आपने URL डाल दिया imeter.com का, तो क्या होगा, आपके लैपटॉप से एक सेशन एस्टेब्लिश होगा, लैपटॉप टू सर्वर के बीच में होगा लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश। तो आप यहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर क्या लगाओगे, तो जिस पोर्ट नंबर को यूज करके लैपटॉप ने आपका सेशन को एस्टेब्लिश किया, उस पोर्ट नंबर को हम कहेंगे सोर्स पोर्ट नंबर। तो क्या कह रहा है, द एप्लीकेशन दिस TCP सेगमेंट केम फ्रॉम, कौन से एप्लीकेशन से ये टीसीपी सेगमेंट टीसीपी एप्लीकेशन या सेगमेंट आपका निकला। देन डेस्टिनेशन पोर्ट में क्या रखोगे, द एप्लीकेशन दिस टीसीपी सेगमेंट इज गोइंग टू, ठीक है, किस सर्विस के लिए आपने रिक्वेस्ट किया, तो मैंने तो HTTP से रिक्वेस्ट किया, तो HTTP प्रोटोकॉल के लिए एक पोर्ट नंबर रिजर्व है, आप लोगों को पता होगा 80 यूज करते हैं, 80, राइट। तो डेस्टिनेशन पोर्ट में क्या लगा दोगे आप, 80 लगा दोगे, और सोर्स पोर्ट में क्या लगा दोगे, कुछ ना कुछ एक सर्टेन पोर्ट नंबर आपको लगाना पड़ेगा आपको अपने लिए भी, राइट। ठीक है, जब यहाँ से डेटा रिटर्न होगा तो इस बार रिप्लाई कौन करेगा, आपका HTTP सर्वर, वेब सर्वर रिप्लाई करेगा, अकॉर्डिंगली सोर्स पोर्ट नंबर वो लगा देगा आपका, द एप्लीकेशन दिस TCP सेगमेंट केम फ्रॉम। और डेस्टिनेशन में जो भी आपको जिस जहाँ भी भेजना होगा, एप्लीकेशन दिस TCP सेगमेंट इज गोइंग टू, मतलब कि लैपटॉप को भेज रहे हो आप, तो यूजर ने जो आपको अपना पोर्ट नंबर बताया होगा यहाँ पे सोर्स पे लगा के वही यहाँ पे डेस्टिनेशन लग जाएगा, right? तो इस तरीके से आपका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर यूज होते हैं, राइट। अब ये पोर्ट नंबर्स हैं क्या, तो पोर्ट नंबर्स कुछ नहीं है कि ये लॉजिकल न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, ठीक है, जिसका साइज होता है, जिसका रेंज होता है आपका 0 से लेकर के 65535 तक का, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे पोर्ट नंबर्स क्या है, तो TCP एंड UDP यूज पोर्ट नंबर्स, और पोर्ट नंबर्स का ही दूसरे टर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉकेट्स कहते हैं, ठीक है। तो TCP एंड UDP यूज पोर्ट नंबर्स और सॉकेट्स टू पास इंफॉर्मेशन टू द अपर लेयर। अब समझो ध्यान से, अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर के लेयर की बात करें, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कौन सा लेयर होता है, हम यूज कौन सा मॉडल करते हैं, TCP IP। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल पर्पस के हिसाब से बात कर रहे हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा अगर अपर लेयर को पास करना होगा, तो इट विल यूज द एप्लीकेशन लेयर डायरेक्टली, राइट। ट्रांसपोर्ट के ऊपर तो डायरेक्टली एप्लीकेशन लेयर होता है। तो कहता है कि इसी ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो पोर्ट नंबर्स आप यूज करते हो, इसी का काम होता है आपको एप्लीकेशन लेयर से क्या करेगा, वो बाइंड करेगा। दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर को बाइंड करने के लिए आप यूज क्या करते हो, पोर्ट नंबर्स सर्विस का आप यूज करते हो, राइट। अब कह रहा है कि भाई ये पोर्ट नंबर्स क्या क्या होता है, तो कहता है कि द इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी, आईना एक ग्लोबल बॉडी है, जिस तरीके से आपका IEEE है, IETF है, ISO है, उसी तरीके से आपका आईना भी एक ग्लोबल बॉडी है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हम IP एड्रेसिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि द इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी असाइंस पोर्ट नंबर्स। तो होता क्या है कि जैसे आप एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स पढ़ते हो, तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स को ट्रांसपोर्ट लेयर के सर्विस से बाइंड करने के लिए हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, डिफरेंट पोर्ट नंबर्स को यूटिलाइज करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि आपको एचटीटीपी को बाइंड करना है ट्रांसपोर्ट लेयर से, राइट। तो अब देखो एचटीटीपी तो आपके एप्लीकेशन लेयर का सर्विस है, तो कैसे बाइंड करोगे, तो पोर्ट नंबर्स आपने यूज किया, और पोर्ट नंबर्स किसका सर्विस होता है, आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का सर्विस होता है, ठीक है। तो अब ट्रांसपोर्ट लेयर को अगर आपको एचटीटीपी से बाइंड अप करना था या आपको एग्रीगेट करना है, बाइंड करना है, तो कौन सा नंबर यूज करोगे, तो 80 यूज करोगे आप, 80। तो वो 80 क्या है, एक पोर्ट नंबर है, राइट। तो वही कह रहा है कि आपको अगर इंफॉर्मेशन को अपर लेयर को पास करना है ट्रांसपोर्ट लेयर से, यू विल हैव टू यूज द पोर्ट नंबर, ठीक है। अब ये पोर्ट नंबर हर एक एप्लीकेशन लेयर सर्विस के लिए एक एक मतलब असाइंड होती है, ठीक है। तो वो असाइनमेंट कौन करता है, आपका कौन असाइन करता है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को, पोर्ट नंबर असाइन कौन करेगा, तो आईना जो ग्लोबल बॉडी है वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अलग अलग, यहाँ पे ऊपर आपके एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स लिखे गए, लाइक सपोज FTP है या टेलनेट है, SMTP, DNS, TFTP, SNMP, दे ऑल आर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। अब इन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स को अगर मुझे ट्रांसपोर्ट लेयर के सर्विस से बाइंड करना होगा, तो आई विल हैव टू यूज द पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे देखो, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम दो ही सर्विस यूज करते हैं, इधर TCP और UDP, राइट। तो अब यहाँ पे देखोगे TCP UDP सर्विस को अगर हमें बाइंड करना है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल से, तो मैंने बीच में क्या लिख रखा है, ये नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू रख रखा है, और यही न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाता है, आपका पोर्ट नंबर कहलाता है। तो देखो जैसे FTP आप बात कर रहे हो, तो FTP क्या यूज करता है, आपका 21 पोर्ट नंबर यूज करता है। टेलनेट क्या यूज करता है, आपका 23 पोर्ट नंबर। और ये पोर्ट नंबर मैंने अपने मर्जी से नहीं लिख रखा है, ये पोर्ट नंबर किसने असाइन किया FTP को, तो इस ग्लोबल बॉडी ने असाइन किया, आईना ने असाइन किया। SMTP 25, DNS 53, TFTP 69, SNMP 161.
दे ऑल आर असाइंड बाय दिस ग्लोबल बॉडी, ठीक है, आईना ने इसको असाइन करा हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे तो कहता है कि पोर्ट नंबर का रेंज क्या होता है, कितने हम पोर्ट नंबर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे तो रेंज बहुत बड़ा है, 0 से लेकर के 65535 तक। तो मतलब जो टोटल आप पोर्ट नंबर्स यूटिलाइज कर सकते हो वो 0 से स्टार्ट होता है आपका पोर्ट नंबर और 65535 तक जा सकता है। तो अब इतने बड़े रेंज को फिर आईना ने क्या कर रखा है, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो टोटल रेंज होता है आपका 0 से लेकर के 65,535 तक, ठीक है। और इस पूरे रेंज का दैट मीन्स टोटल कितना हो गया, 65536। अरे 0 से स्टार्ट करोगे तो एक कम हो जाता है ना। तो 65536 टोटल आपका पोर्ट नंबर होता है। और इसको क्या कर रखा है, 3 कैटेगरी में डिवाइड। फर्स्ट कैटेगरी ये है, सेकंड कैटेगरी ये है, थर्ड कैटेगरी है। तो पहला कैटेगरी कहलाता है वेल नोन पोर्ट नंबर्स, ठीक है। इसका रेंज क्या होता है, तो वेल नोन पोर्ट नंबर्स आपका 0 से स्टार्ट होता है और 1023 हो जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर। रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर आपका अगले से स्टार्ट होता है, 23 पे खत्म हो गया, 1024 से स्टार्ट हो गया, से कहाँ तक जाएगा, 49,151 तक जाता है। अब यहाँ पे एंड हो गया तो अगला कहाँ से स्टार्ट हो गया, उससे एक आगे से 49,152 से लेकर के लास्ट 65,535 तक आपका एंड करेगा। इसको हम कहते हैं प्राइवेट या फिर डायनामिक पोर्ट। तो यह 3 कैटेगरी, आपको सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल वेल नोन पोर्ट नंबर याद करना होता है, और वो भी बहुत कुछ ही याद करना होता है आपको, जो आप डेली यूज में आप इसको यूज करोगे, डेली लाइफ में यूज करते हो। तो देखो सपोज करो आप वेल नोन पोर्ट नंबर्स की अगर आप बात करते हो, तो वेल नोन पोर्ट नंबर्स के आपके जैसे कि एफटीपी यूज करते हो तो 21 होगा इसका पोर्ट नंबर। टेलनेट सर्विस यूज करोगे 23, एसएमटीपी एसटीटीपी है ना, यहाँ पे 80 लिखा हुआ। पॉप 3 यूज करते हो 110, ये यूज नहीं करते हम नॉर्मली। एसटीटीपी यूज करते हैं, एसटीटीपीएस 443, टीएफटीपी 69, ठीक है। तो ये सब आपके पोर्ट नंबर्स हैं, ये आपके वेल नोन कैटेगरी के अंदर आते हैं। वेल नोन का मतलब होता है ऐसे सर्विस जो जो एक सर्टेन पर्पस के लिए रिजर्व है। लाइक मुझे इंटरनेट चलाना होगा तो मेरे पास 2 ही सर्विस है, या तो एचटीटीपी यूज करना होगा या एचटीटीपीएस। मुझे रिमोट एक्सेस चाहिए तो 2 ही प्रोटोकॉल है मेरे पास, या तो टेलनेट यूज करूंगा या सच यूज करूंगा। मुझे आईपी चाहिए होगा तो मैं एक ही प्रोटोकॉल यूज करूंगा, डीएचसीपी। मतलब ऐसे प्रोटोकॉल्स जो आपको एक डेफिनेट सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं, उनको हम कहते हैं वेल नोन पोर्ट नंबर, ठीक है। देन आते हैं आपके रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर। तो देखो कुछ आपके ये रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर्स हैं। लाइक आप मैसेंजर यूज करते हो एमएसएन, तो उसके लिए 1863 है। एचटीटीपी का ऑल्टरनेट है यहाँ पे। रेडियस सर्विस यूज करते हो 1812 है। देन आपका एससीसीपी छोड़ दो फिलहाल, आरटीपी यूज करते हो रियल टाइम प्रोटोकॉल, 5004 है, ठीक है। तो ये सब आपके कुछ आपके क्या है, आपके ये रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। ओके, प्राइवेट और डायनामिक पोर्ट नंबर सब यहाँ पे तो लिखा नहीं गया, तो कैसे समझोगे क्या होता है प्राइवेट और डायनामिक पोर्ट नंबर्स। तो प्राइवेट और डायनामिक पोर्ट नंबर्स आपके वो होते हैं जो हम कॉमन यूजर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, 3 आपके अलग अलग कैटेगरी हैं। ये रेंजेस आपको पहली बात तो याद होना चाहिए, ठीक है। जो रेंजेस आपके लिख के दिए गए हैं वो याद होना चाहिए, और केवल आपको इस रेंज के कुछ ही सर्विस आपको यूटिलाइज करने होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। अब क्या क्या याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ये तो चलो ठीक है, एक रिविजन के लिए आप यहाँ पे देख लोगे। मैं आपको बताऊंगा जब मैं एप्लीकेशन लेयर पढ़ाऊंगा आपको, तब जो भी प्रोटोकॉल्स जो बहुत कॉमन प्रोटोकॉल्स है जो हम यूज करते हैं डेली टू डेली बेसिस सिनेरियो में, वो हम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, एक मिनट होल्ड करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका पोर्ट नंबर का रेंज में ये जो आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन थे, ये सब आप पे अभी फिलहाल ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। अब थोड़ा आते हैं यूडीपी वर्किंग पे। जैसे कि अभी हमने टीसीपी का कुछ देखा फंक्शन, या ट्रांसपोर्ट लेयर कह लो, ट्रांसपोर्ट लेयर कुछ फंक्शन देखा। ट्रांसपोर्ट लेयर में एक और सर्विस आता है आपका यूडीपी, जिसको हम कहते हैं कनेक्शन लेस सर्विस, राइट। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स कैटेगरी में आता है। तो कहता है कि कनेक्शन लेस मतलब नो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट इन केस ऑफ यूडीपी। कनेक्शन लेस का मतलब क्या है, कि आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं होती इन केस ऑफ यूडीपी। अब देखो यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर है, 2 डिवाइस है, एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा। अगर सपोज करो क्लाइंट को सर्वर पे कुछ अपलोड करना है डेटा, तो यहाँ पे क्लाइंट क्या बन जाएगा आपका सोर्स, और सर्वर क्या बन जाएगा आपका डेस्टिनेशन। तो मान लो कि क्लाइंट को कुछ डेटा यहाँ पे सेंड करना है सर्वर तक। देखो अब डेटा यहाँ पे किस फॉर्मेट में होता है, सेगमेंट के फॉर्मेट में होता है। तो ये लो यूडीपी सेगमेंट भेजा। क्या क्लाइंट ने सर्वर से पूछा कि ये यूडीपी सेगमेंट उसको मिला या नहीं मिला, क्या उसने कंफर्म किया, नहीं किया। कोई मैकेनिज्म है ही नहीं कंफर्म करने के लिए।
सेकंड डेटा का आपका सेगमेंट भेज देगा, थर्ड सेगमेंट भेजेगा, फोर्थ सेगमेंट भेजेगा। डेटा का सेगमेंट यूडीपी के थ्रू सर्वर तक पहुंचे या ना पहुंचे उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, बस आपका सेंडर क्या करेगा, डेटा भेजता जाएगा। So there is no any mechanism to confirm whether the data was delivered to the receiver or not, ठीक है। Okay. तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया कनेक्शन लेस सर्विस के बारे में। अब जब हम प्रिफरेबली टीसीपी की बात करते हैं, टीसीपी किस कैटेगरी में आता है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में आता है। मतलब इसका क्या है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जैसे था ना यूडीपी में नो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, बट टीसीपी में क्या होता है, आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश आपको करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एक्सचेंज डेटा। डेटा एक्सचेंज करने से पहले, मतलब दो डिवाइस के बीच में अगर आपको टीसीपी सर्विस को यूटिलाइज करके डेटा एक्सचेंज करना है, तो बिफोर एक्सचेंजिंग एनी डेटा विल फर्स्ट हैव टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, तो लिखा है कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। अब ये पूरा का पूरा किससे डील कर रहा है, टीसीपी का सिलेबस आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कह रहा है कि कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट इज द सोर्स पोर्ट एंड व्हाट इज द डेस्टिनेशन पोर्ट बिफोर एनी डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेस। तो कहता है कि डेटा ट्रांसमिट रिसीव करने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका सोर्स पोर्ट नंबर क्या है और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, ठीक है। और इसी मेथड को हम कहते हैं क्या है, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। इन कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट दे आल्सो डिटरमाइन द विंडो साइज व्हिच इज यूज्ड फॉर फ्लो कंट्रोल। अब इस पैराग्राफ में कुछ फंक्शन दिए गए हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के, ठीक है, या आप कह लो कि टीसीपी के फंक्शन, जैसे कि आप यहाँ पे विंडो साइज देख रहे हो या फिर फ्लो कंट्रोल देख रहे हो। तो इन दोनों फंक्शन को हम आगे जरूर पढ़ेंगे, फिलहाल इस लाइन को आप थोड़ा होल्ड पे रखो, क्योंकि ये लाइन तब समझ में आएगा जब आप कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इसको हम दोबारा एक बार देखेंगे, बस 2-3 स्लाइड के बाद ही इसका हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमें देखना ये है कि टीसीपी केस में, टीसीपी सर्विस के केस में अगर हम क्या यूज करते हैं, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, दैट मींस हम डेटा एक्सचेंज करने से पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, लॉजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। तो कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, क्या क्या मैकेनिज्म होगा कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, चलो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखोगे टीसीपी 3-वे हैंडशेक एक प्रोसेस का नाम दिया गया है। तो जो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए टीसीपी जो मैकेनिज्म को यूज करता है, उस मैकेनिज्म का नाम क्या होता है, 3-वे हैंडशेक। और एग्जैक्टली क्या लिखा है, टीसीपी 3-वे हैंडशेक, बिकॉज यूडीपी में तो हैंडशेकिंग का कोई मैकेनिज्म होता ही नहीं है, वहां पे कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करना नहीं है, इसलिए अब यूडीपी के केस में कोई 3-वे हैंडशेक नाम का कोई भी मैकेनिज्म यूज नहीं होता, ठीक है। इसलिए प्रेफरेबली यहाँ पे क्या लिखा गया, टीसीपी 3-वे हैंडशेक। अब तो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या होता है 3-वे हैंडशेक, क्या लिखा है, बिफोर डेटा गेट्स सेंट टीसीपी एस्टैब्लिशेस अ लॉजिकल कनेक्शन। मतलब यही है लॉजिकल कनेक्शन, मतलब जो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट की आप बात कर रहे हो वही कह रहा है कि बिफोर डेटा गेट्स सेंट टीसीपी एस्टैब्लिशेस अ लॉजिकल कनेक्शन, ठीक है। अब बाय लॉजिकल कनेक्शन सेंडर और रिसीवर के बीच में हम कैसे एस्टैब्लिश करें, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं अब कैसे एस्टेब्लिश करते हैं इसको, फिलहाल अभी छोड़ दो, ये कनेक्शन टर्मिनेशन की बात कर रहा है। तो पहले हम कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट पढ़ लेते हैं, फिर हम कनेक्शन टर्मिनेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, देखो यहाँ पे क्लाइंट है और ये आपका वेब सर्वर है, जैसे कि आपने यूडीपी में देखा था, सेम सिनेरियो था ना, क्लाइंट और आपका सर्वर लगा था, क्लाइंट ने पूरा डेटा भेज दिया, बट डेटा भेजने से पहले सेगमेंट, मतलब कि डेटा जा रहा है, क्या डेटा भेजने से पहले कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हुआ, नहीं हुआ। बट यही काम जब आप टीसीपी में पढ़ोगे तो डेटा तो बाद में जाएगा, पहले क्या एक्सचेंज होगा, पहले क्या बनेगा आपका, एक लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाएगा। कैसे, तो देखो, तो लॉजिकल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए हम एक मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, यूज करेंगे, दैट विल बी नोन एज टीसीपी 3-वे हैंडशेक मैकेनिज्म। उसमें क्या होता है समझना, क्लाइंट है यहाँ पे, अब कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, इसको इनिशिएट कौन करेगा, मतलब आपको अगर नेट बैंकिंग में लॉगिन करना होता है, क्या बैंक बोलता है क्या आपकी लॉगिन कर लो भाई मैं तो फ्री बैठा हूँ, नहीं, यूजर को जब रिक्वायरमेंट होगा तब वो आपका क्या करेगा, मतलब लॉगिन करेगा, राइट। उसी तरीके से जब क्लाइंट को डेटा भेजना होगा तो क्लाइंट क्या करेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट को इनिशिएट करेगा। सिमिलर वे में जब काम खत्म हो जाएगा तो कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए भी कौन इनिशिएट करेगा, तो क्लाइंट ही इनिशिएट करेगा, ठीक है। चाहे वो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो कनेक्शन टर्मिनेशन हो, द रिक्वेस्ट विल बी सेंट बाय द क्लाइंट ओनली, ठीक है। तो अब देखो क्लाइंट ने इनिशिएट किया 3-वे हैंडशेक को, तो इसने दो चीजें भेजी, ठीक है, दो चीजों को इसने यूज किया। एक यहाँ पे दिख रहा है आपको सिम और एक दिख रहा है SEQ। SEQ का फुल फॉर्म होता है सीक्वेंस नंबर, इसको हम कहते हैं सीक्वेंस नंबर। अगर आपको टीसीपी का हेडर याद हो तो वहां पे सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट के जस्ट नीचे देखोगे तो सीक्वेंस नंबर, और उसके जस्ट नीचे देखोगे तो ACK लिखा होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर कहते हैं।
वही हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, सीक्वेंस नंबर। तो क्लाइंट ने क्या किया, एक सिन नाम का क्या किया, एक मैसेज भेजा। सिन का मतलब वही टीसीपी का जो फ्लैग था, सिंक्रोनाइज, वही भेज रहे हो आप। तो आपने क्या किया, एक सिंक्रोनाइज मैसेज भेजा। उस मैसेज को आपने, मैसेज के ऊपर आपने एक सीक्वेंस नंबर लगा दिया 863। अब ये सीक्वेंस नंबर हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि हम ट्रैक रख सकें हमारा कितना मैसेज अब तक एक्सचेंज किया जा चुका है, राइट। तो देखो, सिंड मैसेज आपने यहाँ पे भेजा, उसके ऊपर आपने एक सीक्वेंस नंबर लगा दिया 863। अब इसको आपने कहाँ पे भेज दिया, वेब सर्वर को भेज दिया। अब मान लो, क्या गारंटी है कि ये जो सिंड मैसेज आपने, सिंक्रोनाइज का रिक्वेस्ट आपने भेजा है फ्रॉम द क्लाइंट टू रिसीवर, वो वेब सर्वर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए, इस चीज को रिलायबिलिटी को देखने के लिए, इस चीज को गारंटी देने के लिए, पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो वेब सर्वर क्या करेगा, यहाँ पे रिप्लाई देगा, आपको ये बताएगा ये जो सिन का मैसेज था, सिन का जो रिक्वेस्ट था, वो मुझे मिला या नहीं मिला। अब देखो वेब सर्वर क्या कर रहा है। मान लो कि वेब सर्वर पे सिन वाला जो मैसेज था वो रिसीव कर लिया गया, तो सिन मिलेगा तो उसके साथ साथ क्या मिलेगा, सीक्वेंस नंबर भी लगा होगा 863। अब रिप्लाई किसकी बारी है करने की, वेब सर्वर की। तो वेब सर्वर पहले क्या बोलेगा कि तुम्हारा जो सिन का रिक्वेस्ट था वो मुझे मिल गया। एडिशनली इसके अलावे और क्या बोलेगा, तो अब देखो, क्लाइंट कह रहा है कि आई वांट टू सिंक्रोनाइज द कनेक्शन, दैट मींस आई वांट टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। अब वेब सर्वर के ऊपर यहाँ पे मतलब कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि वेब सर्वर तैयार है सिंक्रोनाइज करने के लिए कि नहीं। अगर मान लो वेब सर्वर का जो रिसोर्सेज हैं, जो सर्वर के रिसोर्सेज हैं, अगर सारे के सारे यूटिलाइज हो जाएंगे, तो क्या वेब सर्वर सिंक्रोनाइज करने के लिए केपेबल होगा, नहीं होगा। तो अब ये वेब सर्वर के ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अब सिंक्रोनाइज करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अब देखो वो कैसे रिप्लाई देगा। अब हम एज्यूम करके चलते हैं कि चलो सिंक्रोनाइज करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे इसने क्या किया, अपना रिप्लाई बनाया, रिप्लाई मैसेज बनाया, और उसमें उसने क्या रखा, सिन तो रखा ही रखा, मतलब ये भी कह रहा है कि ठीक है मैं भी सिंक्रोनाइज करना चाहता हूँ, तभी तो सिन रिप्लाई दे रहा है। और दूसरा मैसेज में क्या रखा, यहाँ पे एसीके रखा। अब समझना, जैसे यहाँ से सिन आया था तो उसके साथ क्या लग के आता है, एक सीक्वेंस नंबर। उसी तरीके से सिन के साथ क्या लग के आएगा, सीक्वेंस नंबर लग के आएगा, राइट। अब ये क्या है, एसीके क्या है यहाँ पे, तो एसीके मतलब क्या होता है, एक्नोलेजमेंट। एक्नोलेजमेंट का मतलब क्या है, कंफर्मेशन मैसेज। जैसे आप मान लो फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाते हो, कोई कोई मान लो कमोडिटी मंगवाते हो, तो जब आपका पार्सल डिलीवर हो जाता है तो आपका फ्लिपकार्ट क्या करता है, क्या भेजता है आपको, ईमेल भेजता है और मैसेज भेजता है कि योर कंसाइनमेंट हैज बीन डिलीवर्ड बाय आवर कुरियर पार्टनर ई कार्ट बाय एट दिस टाइम एट दिस डेट। जो भी है वो क्या कह रहा है, वो बेसिकली एक्नोलेजमेंट का रिसीट दे रहा है कि भाई हमारा काम तो अब हो गया, ठीक है। तो वही बात है, अब ये एसीके भेज रहा है, एक्नोलेजमेंट भेज रहा है। ये एक्नोलेजमेंट क्यों भेज रहा है, तो ये बताना चाह रहा है एसीके भेज के कि तुम्हारा जो, क्लाइंट को बताना चाह रहा है कि तुम्हारा जो सिन का मैसेज था वो मेरे को मिल गया, ठीक है। तो इस सिन के लिए, इस सिन के रिस्पॉन्स में क्या है, एसीके है, और ये खुद सिंक्रोनाइज करना चाहता है, उसके लिए ये खुद अपना क्या बना के भेज रहा है, सिन मैसेज बना के भेज रहा है। तो जब भी कभी सिन मैसेज जाएगा उसका एक सीक्वेंस तो लग के जाएगा। अब एसीके कैसे 864 इसने दे लिया, तो अब देखना, हमेशा ध्यान दो, एसीके में जो आप वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आप लगाते हो, दैट इज योर प्रीवियस सीक्वेंस नंबर प्लस 1। तो देखो यहाँ पे ध्यान से मैं लिख देता हूँ, एसीके कैसे कैलकुलेट होता है, तो प्रीवियस सीक्वेंस नंबर प्लस 1 होता है आपका एसीके। अब देखो प्रीवियस सीक्वेंस नंबर से क्या रिसीव हुआ था, 863। अगर 863 वाला मैसेज को मिल जाएगा तो ये एसीके क्या भेज देगा, 864 भेजेगा, राइट। और समझना ध्यान से इस चीज को, ठीक है। तो सिन इसने भेजा, इसको मिल गया, उसके लिए इसने एक एसीके वाला मैसेज तैयार किया, और इसके सिन के रिस्पॉन्स में अगर ये भी सिंक्रोनाइज करना चाहेगा तो अपना सिन मैसेज बना के भेजेगा। अब ये भेजा इसने किसको, ये भेजा इसने क्लाइंट को वापस। कोई डेटा नहीं है ये सब, ये केवल कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हम अभी पढ़ रहे हैं, डेटा की तो बात ही नहीं है। डेटा तो सेगमेंट के फॉर्म में जाता है ना, कहीं सेगमेंट का कुछ नामो निशान आपको दिख रहा है, नहीं, क्योंकि जब तक लॉजिकल कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक आप क्या नहीं कर पाओगे, डेटा एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, राइट। अब देखो ध्यान से, अब जैसे वेब सर्वर का रिप्लाई क्लाइंट को मिला, क्या रिप्लाई मिला कि भाई एसीके यहाँ पे है लगा वो और सिन है, मतलब अब क्लाइंट समझ गया कि सर्वर भी क्या करना चाहता है, सिंक्रोनाइज करना चाहता है। तो चलो सिन अब इसको यहाँ पे मिला, और चलो ये भी तसल्ली हो गया कि मेरा वाला सिन इसको क्या हो चुका है, मिल चुका है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम किसके साथ है, प्रॉब्लम है वेब सर्वर के साथ, कि वेब सर्वर ने जो अपना रिप्लाई सिन वाला भेजा है क्या वो क्लाइंट तक पहुंचा कि नहीं। अब वेब सर्वर भी तो वेट करेगा। तो देखो ये क्लाइंट में क्या लेगा, सिन भी मिल गया इसको, और जो एसी के तो दोनों के दोनों मैसेज को मिल चुके हैं।
अब क्लाइंट की बारी है कंफर्म करने की कि जो वेब सर्वर के थ्रू जो सिन आया था वो क्लाइंट तक मिला, क्लाइंट को मिला कि नहीं। अब क्लाइंट भी क्या भेजेगा, तो जो मैसेज आपको मिल जाता है उसको कंफर्म करने के लिए आप क्या भेजते हो, एसीके भेजते हो ना। तो ये जो सिन इसको मिला, इसके रिस्पॉन्स में क्या बनाएगा, एसीके बनाएगा। बनाएगा या नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। कंफर्म तो करना पड़ेगा, तब तो इसको तसल्ली होगा कि ठीक है मेरा भी मैसेज यहाँ तक मिल गया। तो इसने क्या क्या देखो, एक मैसेज बनाया एसीके, और एसीके के ऊपर ट्रैक करने के लिए एक सीक्वेंस नंबर क्या लगा दिया, 864 लगा दिया, राइट। अब एसीके में क्या लगाया, एसीके का नंबर क्या लगाया, 179 कैसे लगा दिया। तो एसीके होता क्या है, प्रीवियस सीक्वेंस नंबर प्लस 1। तो अब प्रीवियस सीक्वेंस नंबर क्या मिला था इसको लग के, तो सीक्वेंस नंबर लग के आया था 178। तो 178 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 179, राइट। अरे तभी तो मालूम चल पाएगा 178 प्लस 179, तो इसको मालूम चल जाएगा अच्छा मेरा ही सीक्वेंस नंबर का ये रिप्लाई है 179। तब तो वो आप क्या कर पाओगे, एक तरह का बाइंडिंग सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गया और एसीके रिसीव हो गया। तो ये 3 स्टेप में आपका 3 वे हैंडशेक परफॉर्म किया जा रहा है। 3 स्टेप का ये प्रोसेस है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, 3 वे हैंडशेक। 3 वे हैंडशेक मतलब ये आपका टीसीपी का एक मैकेनिज्म है। डेटा एक्सचेंज करने से पहले ये परफॉर्म किया जाता है ताकि आपका एक लॉजिकल कनेक्शन एंड टू एंड एस्टैब्लिश हो सके, ठीक है। अब इस लॉजिकल कनेक्शन के ऊपर ही क्या हो जाएगा, आपका डेटा एक्सचेंज किया जाएगा। अब देखना समझना ध्यान से, जब आपने ये लॉजिकल कनेक्शन आपने बनाया, इसी दौरान आपने क्या किया होगा, सोर्स पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लग के जाएगा, वो आपने डिस्कस कर लिया होगा दोनों के बीच में। अरे यही पढ़ा था ना आपने यहाँ पे लास्ट स्लाइड में कि ड्यूरिंग 3 वे हैंडशेक वी डिसाइड व्हाट इज द सोर्स पोर्ट एंड व्हाट इज द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ये देखो जरा क्या पढ़ा है यहाँ पे, क्या लिखा है देखो, connection establishment is the process of determining what is the source port and what is the destination port before data transmission between two devices। तो यही तो आपने किया यहाँ पे, ये जो आपने किया यहाँ पे 3 वे हैंडशेक, ये इसी के बैकग्राउंड में जब तक ये आपका हो रहा था, इसी के बैकग्राउंड में आपका पोर्ट नंबर क्या लग के जाएगा और डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या लग के जाना है, क्या लग के आना है, वो यहीं पे आपका डिसाइड हो गया होगा, राइट। अब देखो ये आपका लॉजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, तब जाके क्लाइंट क्या कर सकता है, डेटा भेज सकता है। लाइक सपोज करो मुझे इंटरनेट चलाना था, यहाँ पे देखो कौन सा डेटा हमें भेजना है, तो हमें HTTP का डेटा भेजना है, iMeter.com हमारे यूआरएल है। देखो इसने अब क्या भेजा, अब डेटा भेजना इसने स्टार्ट किया, ठीक है। तो HTTP का डेटा जाएगा गेट रिक्वेस्ट के लिए, मतलब ये वेब पेज, इसका वेब पेज मुझे जाना है, तो गेट जाएगा, तो गेट के रिस्पॉन्स में गेट रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे HTTP गेट गया होगा, सर्वर ने यहाँ पे इसको वेब पेज इस लैपटॉप पे लोड कर दिया होगा। वेब पेज किसका है, मेरा .com का। जैसे आपने google.com का रिक्वेस्ट करते तो आपको गूगल का होम पेज दिखता है, वैसे उसी तरीके से इस वेबसाइट का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, रिप्लाई। अब समझना, ये तो था हमारा 3 वे कनेक्शन, 3 वे हैंडशेक। इससे हमने क्या क्या कनेक्शन बनाया। अब मान लो HTTP हमने रिक्वेस्ट भेजा, हमें वेब पेज मिल गया, मतलब कि नाउ आई वांट टू टर्मिनेट द कनेक्शन, मेरा डेटा एक्सचेंज हो गया सक्सेसफुल। नाउ उस लॉजिकल कनेक्शन का कोई काम नहीं है, डेटा एक्सचेंज करना था वो हमने कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, डेटा ट्रांसफर करने के बाद उस लॉजिकल कनेक्शन को टर्मिनेट करने का काम भी आप ही का है, मतलब क्लाइंट का ही है। बनाने का काम भी किसका था, क्लाइंट का। तो मतलब कि तोड़ने का काम भी क्या होगा, क्लाइंट का ही होगा। तो देखो क्या लिखा है, वंस द डेटा ट्रांसफर गेट्स कंप्लीट दिस कनेक्शन इज टर्मिनेटेड। तो जो आपने लॉजिकल कनेक्शन बनाया उसको ब्रेक करने का भी काम क्या होता है, आप ही का होता है, राइट। ठीक है, तो ये था आपका क्या, लॉजिकल 3 वे हैंडशेक, एक मैकेनिज्म जिसके थ्रू आपका टीसीपी, ओनली टीसीपी क्या करता है, आपका 3 वे हैंडशेक करके आपका एक लॉजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो ये है आपका एरर रिकवरी। अभी तक हमने सारे लेयर पे क्या पढ़ा था, केवल एरर डिटेक्शन। मतलब डेटा लिंक लेयर पे भी जब आपका देखोगे चेकसम वाला वैल्यू था, वहां पे केवल आप क्या कर रहे थे, एरर डिटेक्शन कर रहे थे, राइट। आईपी हेडर में भी था आपका एरर डिटेक्शन चेकसम के थ्रू। बट ट्रांसपोर्ट लेयर पे एरर करेक्शन होता है, मतलब रिकवरी। अगर आपको दिखे कि हाँ आपका चेकसम वैल्यू मिसमैच कर गया, मतलब कि एक एरर है आपके डेटा में, तो आप उसको क्या करते हो, रिकवर भी करते हो, राइट। तो अब एरर रिकवरी कैसे करते हो, तो आपने अभी पढ़ा कि हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो दो न्यूमेरिकल वैल्यूज हम यूज करते हैं, टीसीपी ने, मतलब ये हम यूज करते हैं नॉर्मली, एक्नॉलेजमेंट नंबर और सीक्वेंस नंबर। नॉर्मली टीसीपी के केस में केवल हम यूज करते हैं, राइट। तो अब कैसे करोगे, तो कह रहा है कि एरर रिकवरी जो फंक्शन है वो केवल आपके किस केस में होता है, टीसीपी के केस में होता है, क्योंकि
यूडीपी में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता। तो भाई अब एरर रिकवरी करने के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे? तो कहता है कि टीसीपी यूजेस सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर फॉर रिलायबल डेटा डिलीवरी। तो कहता है कि टीसीपी सेगमेंट में अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को करेक्ट करने के लिए आप टीसीपी का सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर को यूटिलाइज करते हो। ठीक है, अब कह रहा है कि सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर का दूसरा काम क्या है? तो दे आर ऑल्सो यूज फॉर एरर रिकवरी इन केस सम डेटा सेगमेंट्स आर लॉस्ट। अगर एरर मिला, अगर मान लो कि सारा सेगमेंट आपको मिल गया, उस केस में भी आपका क्या होगा? चलो इसको मैं दो तरीके से आपको बताता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा एरर किस किस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है। एक मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना। टीसीपी में आपका सीक्वेंस नंबर और एसीके नंबर यूज करके आप कैसे एरर करेक्शन करते हो, एरर डिटेक्शन, एरर रिकवरी करते हो, ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा था। अब डेटा का साइज बहुत बड़ा था, तो मेरे पास एक डेटा था DATA, इसका साइज बहुत बड़ा था, तो हमने क्या कर दिया, इसको सेगमेंट वाइज डिवाइड कर दिया। DATA के बाद हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लो सेंडर है, देखना ध्यान से कि कैसे एरर आ सकता है। और यहाँ पे आपका रिसीवर लगा हुआ है, यहाँ भी एक डिवाइस था और यहाँ भी आपके पास एक मान लो डिवाइस। ठीक, इनके बीच में हमने एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रखा है। अब मान लो इसने पहला सेगमेंट भेजा D, देन A भेजा, T भेजा और A भेजा, चारों सेगमेंट भेज दिया। बाद में रिसीवर उसको क्या करेगा, कंबाइन करके डेटा बना देगा। अगर हमने यहाँ पे सीक्वेंस नंबर और एसीके नंबर यूटिलाइज नहीं किया होता तो देखना प्रॉब्लम क्या अराइज होगा। ठीक है, क्योंकि उसी को यूज करके हम एरर रिकवरी कराएंगे ना। मान लो पहला सिनेरियो ऐसा है कि हमने यूज ही नहीं किया, तो देखो मैंने DATA भेज दिया, मान लो इसको जो रिसीव हुआ, मैंने तो अपने सीक्वेंस के हिसाब से भेजा क्योंकि मुझे मालूम था पहला टुकड़ा D है, सेकंड सेगमेंट आपका A है, थर्ड सेगमेंट आपका T है, फोर्थ सेगमेंट आपका A है। बट मान लो कि ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन आपका या ड्यूरिंग ट्रांसफर आपका डेटा क्या हो गया, उल्टा पुल्टा हैफाजत मैनर में इसके पास पहुंचा। मान लो ऐसे इसने डेटा को रिसीव किया, ATAD के फॉर्मेट में इसने रिसीव कर लिया। अब रिसीवर को तो नहीं मालूम है कि डेटा का पहला सेगमेंट कौन सा था, क्योंकि आपने वहां पे आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ मेथड लगाया ही नहीं था, राइट। मान लो इसको रिसीव होता है इस फॉर्मेट में और ये समझता है कि इसी फॉर्मेट में क्या है, डेटा को अरेंज करना है। तो क्या ये मीनिंगफुल डेटा क्रिएट हुआ क्या? जरा देखो, कंपेयर कर लो। भेजने वाला का सेगमेंट DATA था और ये आप ATAD यहाँ पे रख रहे हो। भले ही जो डेटा मेरे सेंडर के थ्रू चला, सेंडर के हिसाब से चला था, वो पूरा का पूरा सेगमेंट मुझे रिसीवर एंड पे मिल गया। मिल तो गया, चलो ठीक है, बट क्या वो प्रॉपर सीक्वेंस वाइज अरेंज किया गया या नहीं किया गया? नहीं किया गया, राइट। तो अगर नहीं किया गया तो केस डेटा कोई मतलब बनता है नहीं, तो ये भी क्या बन जाएगा, आपका एक गार्बेज डेटा बन जाएगा। मतलब पूरा का पूरा सेगमेंट डेटा पूरा प्रॉपरली पहुंच गया, बट रीअरेंजमेंट के टाइम में प्रॉब्लम आ गई तो वो भी एक एरर कहलाएगा। तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे आप? दिस एरर कैन बी सॉर्ट आउटेड यूजिंग दिस सीक्वेंस नंबर। कैसे? तो देखो, इसी इसी एरर को हम सॉर्ट आउट करते हैं। एरर रिकवरी कराना है तो कराते हैं किसके हेल्प से? सीक्वेंस नंबर के हेल्प से। देखना कैसे होगा। तो मान लो अगर हमने यहाँ पे ऐसा किया होता कि जब ही मैंने ये सेगमेंट भेजा होता तो इसके ऊपर मैंने सीक्वेंस नंबर लगा दिया होता। सपोज करो ऐसे मैंने लगा के भेजा होता। अब मान लो इसको ऐसे मिला था, ATAD मिला था, तो मान लो ये 1 2 3 4 ऐसे मिल गया। तो अगर रिसीवर को डेटा का सेगमेंट मिला और सेगमेंट्स के ऊपर सीक्वेंस नंबर आइडेंटिफिकेशन के लिए लगा होगा, तो ये तुरंत इसको अरेंज कर सकता है ना DATA के फॉर्मेट में एज पर द सीक्वेंस नंबर। तब जाके ये क्या बन जाएगा, मीनिंगफुल डेटा बना। तो रीअरेंजमेंट का प्रॉब्लम आएगा तो भी आपका सीक्वेंस नंबर सॉर्ट आउट कर देगा, राइट। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम हो गया जब डेटा सेगमेंट प्रॉपर्ली मुझे मिला बट मैं उसको प्रॉपर्ली रीअरेंज नहीं कर पाया एज पर द प्रिफर्ड सीक्वेंस, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका एक एरर माना जाएगा। ठीक है, ये पहला था एरर जो हमने सीक्वेंस नंबर के साथ सॉर्ट आउट कर दिया। अब दूसरा एरर देखो कैसे होगा आपका। सेकंड टाइप ऑफ एरर क्या हो सकता है आपके पास? इस बार हमारा प्रॉपर डेटा पहुंचेगा ही नहीं। पहले तो डेटा का चारों सेगमेंट पहुंच रहा था। ये जो सिनेरियो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें हम यूज करने जा रहे हैं एसी के नंबर। ठीक है, मतलब दोनों यूज होता है मेनली, तो ठीक है दोनों को यूज करेंगे बट एसी के पे फोकस रखो।
मान लो पहला सेगमेंट मैंने आपको भेजा, ये मिल गया आपको, ठीक है। मैंने ए भेजा, नहीं मिला उसको, रिसीवर को। टी भेजा, मिल गया। ए भेजा, मिल गया। इसके पास क्या मिला? डी टी ए। एसीके का मान लो कोई यहाँ पे फंडा ही नहीं है, तो जब रिसीवर आपको कभी ये बता ही नहीं पाया कि मुझे कौन सेगमेंट मिला कौन सा नहीं मिला, तो कैसे आप जान पाओगे कि डेटा रिसीवर तक पूरा पूरा प्रॉपरली पहुंचा या नहीं पहुंचा? इसमें क्या हो गया, आपका डेटा का सेगमेंट ही लॉस हो गया। पहले क्या हो रहा था, चारों के चारों सेगमेंट मिल रहा था, वहां रीअरेंजमेंट का प्रॉब्लम था। यहाँ रीअरेंजमेंट का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने सीक्वेंस नंबर लगा के भेजा हुआ है। यहाँ प्रॉब्लम है आपका एसीके का। तो इस तरीके से भी आपका क्या हो सकता है, एरर हो सकता है, जहाँ पे आपका डेटा का सेगमेंट ही लॉस हो जाए। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कैसे करोगे, तो आप एसीके यूज करा लो। कैसे, देखो इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं हम। तो कुछ ऐसे, तो आपने पहले क्या किया, डी वाला सेगमेंट भेजा, इसके ऊपर आपने क्या लगा के भेजा था, सीक्वेंस नंबर 1 लगा था। जब यहाँ पे रिसीव हो जाएगा तो सबसे पहला अगला सेगमेंट भेजने से पहले ये आपको रिसीवर आपको क्या देगा, एरो मार्क सही से देखना, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, यहाँ पे एसीके देगा। एसीके क्या होता है, प्रीवियस सीक्वेंस प्लस 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। देन ये क्या भेजेगा, अगला भेजेगा। मान लो क्या था, ये ए भेजा इसने, ठीक है। सीक्वेंस क्या लगा के भेजेगा, 2, मिल गया। तो यहाँ से पहले क्या रिस्पॉन्स आएगा, एसीके आएगा। कितना भेजेगा, 2 + 1 3, ठीक है। देन ये नेक्स्ट भेजेगा इसको, टी। सीक्वेंस क्या भेजेगा इसमें, 3, मिल गया। तो ये क्या मिल जाएगा, इस क्या भेजेगा, एसीके। 3 + 1 प्रीवियस सीक्वेंस प्लस 1 4। ये अब चौथा सेगमेंट भेजेगा, DATA। सीक्वेंस क्या भेजेगा यहाँ पे, 4, इसको मिल जाएगा। तो ये यहाँ से क्या भेज देगा, एसीके भेज देगा। और क्या रहेगा आपका, 4 + 1 5। मिल गया चारों के चारों सेगमेंट। सेंडर को भी कंफर्म हो गया कि ठीक है, मेरे चारों के चारों सेगमेंट आपके पहुंचा दिए गए रिसीवर पे। तो अब रिसीवर के पास मिल गया, तो एज पर सीक्वेंस नंबर क्या कर लो, आप उसको रीअरेंज कर लो, राइट। तो ये आपका होता है, इस तरीके से क्या होता है, आपका सीक्वेंस और एसीके के हेल्प से आप क्या करते हो, एरर रिकवरी करा पाते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम और अगला अपना फंक्शन देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का। और ट्रांसपोर्ट लेयर में स्पेसिफिकली हम टीसीपी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखो नेक्स्ट आता है फ्लो कंट्रोल। अब ये वही फ्लो कंट्रोल है जो हमने वहां पे मैंने बोला था आपको होल्ड करके रखो, ये वाला फ्लो कंट्रोल। ये मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे इन कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट दे आल्सो डिटरमाइन द विंडो साइज व्हिच इज यूज्ड फॉर द फ्लो कंट्रोल। तो अब क्या है विंडो साइज, क्या है फ्लो कंट्रोल, ये अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो फ्लो कंट्रोल क्या होता है, देखो फ्लो कंट्रोल क्या है। तो आपने अगर पढ़ा होगा, आपको पता होगा, जैसे जब हमने डे 1 देखा था, तो वहां पे क्या मैंने आपको बताया था कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा का स्पीड रेट है वो कंपैटिबल होना चाहिए, मैच करना चाहिए, राइट। मान लो कि सेंडर ने कहा कि मैं 500 बाइट्स ऑफ डेटा आपको भेज रहा हूँ, बट अब सपोज करो कि अगर रिसीवर की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 500 बाइट्स पर सेकंड के हिसाब से रिसीव कर सके, तो डेटा भेजने का कोई मतलब बनेगा? अल्टीमेटली वो रिसीवर क्या करेगा, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी आउट ऑफ 500 बाइट्स वो रिसीव कर लेगा, रेस्ट वो ड्रॉप कर देगा। अब ड्रॉप करेगा तो मुझे दोबारा से तो भेजना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं टीसीपी यूज कर रहा हूँ। तो वही कह रहा, फ्लो कंट्रोल मतलब कि जितना सेंडर और रिसीवर दोनों की मतलब कि मैचिंग स्पीड है, जो कंपैटिबल स्पीड है, उतने ही आप भेजो। मतलब जितना रिसीवर रिसीव कर सकता है उतने ही क्या करो, आप सेंड आउट करो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, टीसीपी यूज विंडोइंग एंड बफरिंग फॉर फ्लो कंट्रोल ऑफ डेटा। तो कहता है कि टीसीपी आपका केवल कराएगा फ्लो कंट्रोल। सबसे पहला बात तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यूडीपी में फ्लो कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म नहीं होता। अब टीसीपी जब फ्लो कंट्रोल करेगा तो फ्लो कंट्रोल करने के लिए वो दो मैकेनिज्म यूज करता है, विंडोइंग मतलब विंडो साइज जो अभी आपने देखा था, प्लस बफरिंग भी यूज करता है, ठीक है। अब ये है क्या, तो देखो फ्लो कंट्रोल मेक श्योर, फ्लो कंट्रोल से आप क्या क्या गारंटी देते हो, फ्लो कंट्रोल से आप ये रखते हो, ये आप मतलब बेसिकली क्या कहोगे इसको आप, मतलब आप चेक में रखते हो कि मेक श्योर दैट दिस बफर डू नॉट रिसीव मोर डेटा द कनेक्शन कैन हैंडल। जो आपने थ्री वे हैंड से करके जो लॉजिकल कनेक्शन आपने स्टैब्लिश किया, उसी लॉजिकल कनेक्शन में आपको ये डिसाइड करना होता है कि कितने अमाउंट ऑफ डेटा आप सेंड और रिसीव करने जा रहे हो। ड्यूरिंग थ्री वे हैंडशेक ही आप क्या करते हो, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट विल बी हैंडल्ड इन वन सेशन विल बी नेगोशिएटेड, ठीक है।
तो वही कह रहा है कि फ्लो कंट्रोल मेक श्योर दिस बफर डू नॉट रिसीव मोर डेटा द कनेक्शन कैन हैंडल। जितना कनेक्शन हैंडल कर सकता है उतना ही अमाउंट ऑफ डेटा आप क्या करोगे, सेंड और रिसीव करोगे। अब कहता है ऑर्डर डेटा ट्रांसफर, डेटा को एक प्रॉपर ऑर्डर में आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। तो उसके लिए फिर क्या यूज करने जा रहे हो आप, सीक्वेंस नंबर। ये प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाया था ना कि डेटा आप सीक्वेंस में नहीं अगर भेजते हो तो रिसीवर के एंड पे जब आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करोगे, डेटा के पीसेस को जोड़ोगे, तो वहां भी फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि रिसीविंग डिवाइस रीअरेंज द डेटा इन द सेम सीक्वेंस एज इट वाज अवेलेबल विद द सेंडर, दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर डेटा ट्रांसफर। तो इसके लिए फिर आप क्या यूज करते हो, सीक्वेंस नंबर यूज करते हो, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई विंडोइंग और बफरिंग हम यूज करके फ्लो कंट्रोल कराते हैं। क्या है विंडोइंग, तो विंडोइंग जरा देखते हैं क्या है। तो कहता है कि विंडो साइज मींस हाउ मेनी बाइट्स ऑफ डेटा विल बी सेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर। कह रहा है कि विंडो साइज आपका ये बताता है, एक डेटा का साइज बताता है इन द फॉर्मेट ऑफ बाइट्स, कि आपका कितना डेटा एक बार में सेंडर से रिसीवर तक जाएगा और रिसीवर उसको बिना एक्नॉलेज, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा एक बार में आप भेज पाओ, ताकि आप क्या करो, सीधा सीधी लास्ट में आप क्या करो, उतने अमाउंट डेटा का क्या भेज पाओ आप, एक कंफर्मेशन मैसेज इन द फॉर्मेट ऑफ एसीके भेज पाओ। जैसे कि आप सपोज करो, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि सेंडर ने पहला सेगमेंट डी भेजा था, डी सेगमेंट भेजते ही वो वेट करने लगा एसीके का, तो रिसीवर ने पहले क्या भेजा, डी सेगमेंट पहुंचने का क्या भेजा उसने, एक्नॉलेजमेंट भेजा। देन सेंडर ने क्या किया था, अगला सेगमेंट डिस्पैच किया था। अब ऐसे में आप अगर आपके पास मान लो 1000 सेगमेंट्स ऑफ डेटा आपको अगर भेजना है और आप 1000 सेगमेंट्स को भेजने के लिए आप 1000 टाइम एसीके मंगवाओगे, तो टीसीपी तो बहुत स्लो हो जाएगा इस चीज में, राइट। टीसीपी अब हर एक सेगमेंट का पहले आप क्या मंगवाओगे, एसीके मंगवाओगे, देन आप नेक्स्ट सेगमेंट को डिस्पैच करोगे, सो दैट विल बी अ हेक्टिक प्रोसेस, ठीक है, एंड दैट विल मेक द टीसीपी सर्विस वेरी स्लो। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप क्या करो, इकट्ठा मल्टीपल सेगमेंट भेज दो, और जब सारे सेगमेंट डिलीवर हो जाए तब आप एसीके के लिए क्या करो, रिक्वेस्ट करो। इससे क्या होगा, आपका सारा सेगमेंट एक बार में चला भी जाएगा और आपको बारी बारी एसीके मंगवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि विंडो साइज एक बेसिकली आपका एक डेटा का बकेट साइज बताता है कि उस बकेट में आप कितना डेटा भेज पाओगे, और सीधा लास्ट में आप क्या करो, उसका एसीके मंगा लो। मतलब उस बकेट में जितने भी बाइट्स ऑफ डेटा है उनका बारी बारी आपको एसीके मंगाने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। तो कह रहा है कि विंडो साइज मींस हाउ मेनी बाइट्स ऑफ डेटा विल बी सेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। मान लो आपने बोला कि ठीक है, मैं 500 बाइट्स ऑफ डेटा को एक साथ भेजूंगा और देन मुझे एसीके चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक बाइट, दो बाइट, तीन बाइट करते करते आपने 500 बाइट्स पूरा का पूरा भेज दिया। इसमें अभी सिर्फ सेंडर का रोल है, रिसीवर कुछ नहीं कर रहा है, रिसीवर केवल रिसीव कर रहा है। जब सारे डेटा चले जाएंगे तब सेंडर अब वेट करेगा रिसीवर से क्या आने का, एसीके। अब रिसीवर सारा चेक कर लेगा प्रॉपर सीक्वेंस नंबर में सारे सेगमेंट आए या नहीं आए। जो भी सेगमेंट उसको नहीं मिला होगा उसको क्या कर देगा, उसको बोलेगा सेंडर को कि ये वाला सेगमेंट मुझे नहीं मिला, केवल इसका मुझे क्या करो, दोबारा से एक बार उस सेगमेंट को दोबारा से भेजो। अगर रिसीवर को सारे सेगमेंट प्रॉपर्ली मिल जाते हैं तो इकट्ठा क्या कर देगा, 500 सेगमेंट का एक ही साथ क्या भेज देगा आपको, बेसिकली एसी के आपको वापस कर देगा। उससे क्या हुआ, आपका टाइम कंजप्शन भी बचा, और आपको ये भी मालूम चल गया कि बेसिकली आपका जो कनेक्शन है वो इतने अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकता है एक बार, राइट। ओके, सो कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ बाइट्स स्टार्टिंग विद द एसीके नंबर दैट द रिसीविंग होस्ट टीसीपी प्लेयर इज करेंटली प्रिपेयर्ड टू रिसीव। तो ये बताता है कि आपका जो रिसीवर डिवाइस है वो कितने अमाउंट ऑफ डेटा को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर्ड है। उससे ज्यादा अगर, उससे अधिक डेटा अगर भेजोगे तो फिर वो क्या कर देगा, सिंपली ड्रॉप करना स्टार्ट कर।
और ये जो आप विंडोइंग करते हो, कह रहा है कि इंक्लूडेड इन एवरी टीसीपी सेगमेंट स्टार्टिंग विद थ्री वे हैंडशेक। तो कह रहा है कि भाई ये जो विंडोइंग में जो आप विंडो साइज कह रहे हो, कि मान लो अभी आपने बोला कि अभी 500 सेगमेंट एक साथ भेजो, ये कब डिसाइड हुआ, कब आपने नेगोशिएट किया कि अभी आपको 500 सेगमेंट भेजना है? तो ड्यूरिंग थ्री वे हैंडशेक जब आप करते हो, उसी टाइम आप क्या करते हो, सेंडर और रिसीवर के बीच में अमाउंट ऑफ डेटा, अमाउंट ऑफ टीसीपी सेगमेंट, अमाउंट ऑफ विंडो साइज कितना करना है आपको, वो आप वहीं पे क्या करते हो, नेगोशिएट कर लेते हो। ठीक है, और ध्यान देना कि जो आप ये विंडो साइज नेगोशिएट करते हो, इसमें आपका सेंडर भी पार्टिसिपेट करता है और रिसीवर भी पार्टिसिपेट करता है। ऐसा नहीं होता कि सेंडर केवल बोला जो वैल्यू उसी पे एग्री करना होता है, ऐसा नहीं। सेंडर और रिसीवर दोनों, बेसिकली टीसीपी आपका एक फुल डुप्लेक्स सर्विस है, तो दोनों जब तक इसमें अपना पार्टिसिपेशन नहीं देंगे तब तक आपका नेगोशिएशन परफॉर्म नहीं किया जाता है। ठीक है, okay. लिखा ही हुआ देखो, टीसीपी इज अ फुल डुप्लेक्स सर्विस, तो क्लाइंट एंड सर्विस सर्वर स्पेसिफाई देयर ओन विंडो साइज। तो दोनों दोनों अपना बताएंगे, जो भी सबसे लेस वैल्यू होगा उसी पे एग्री करेंगे। द विंडो साइज चेंजेस टाइम टू टाइम। अब कहता है कि विंडो साइज बारी बारी क्या होता है, हर एक टाइम हो सकता है सेम भी आ जाए, हो सकता है आपका डिफर भी करे। ठीक है, अब ये बार बार इसका आपका वैल्यू बकेट साइज चेंज हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं क्या हम, डायनामिक विंडोइंग। डायनामिक मतलब क्या, इट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, मतलब बार बार आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, स्टैटिक वैल्यू नहीं होता ये। अब विंडो साइज पे काम करने के लिए आपका ओएसआई मॉडल या टीसीपी मॉडल एक प्रोटोकॉल यूज करता है, उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ये क्या है, तो जैसे देखो, ये जो खिड़की है ना, स्लाइडर वाला जो विंडो होता है, उसमें क्या करते हो, जितना आपको एयर का इंटेक चाहिए उतना आप स्लाइड करते हो। अगर आपको इंटेक कम करना है तो आप स्लाइड ज्यादा बढ़ा दोगे, मतलब कि थोड़ा ही ओपन करके रखोगे। एयर का इंटेक क्या चाहिए तो आप ज्यादा ओपन करके रखोगे। तो इसी इससे क्या होता है आपका, आप ये साइज बता रहे हो ना कितना अमाउंट ऑफ एयर आपको चाहिए, उसी तरीके से क्या कहता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, यहाँ भी यूज होता है आपका। द विंडो स्टार्ट स्मॉल, मतलब जो आपका विंडो साइज है वो सबसे कम वैल्यू पे आपका पहले नेगोशिएट किया जाएगा, एंड देन ग्रोज अंटिल एरर अकर। और देन आपका विंडो साइज बढ़ता जाएगा जब तक कि आपका पहला विंडो साइज का एरर अकर ना हो। The window then slides up and down based on the network performance। जैसा भी आपका नेटवर्क का आउटपुट आएगा, नेटवर्क का वर्किंग रहेगा, तो हिसाब से आपका क्या होगा, विंडो साइज बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा। इसे डायनामिक विंडो भी तो कहते हैं। तो इट इज समटाइम कॉल्ड एज अ स्लाइडिंग विंडो। मान लो कि आपका परफॉर्मेंस घट गया तो आप कम विंडो साइज रखो, मान लो आपका परफॉर्मेंस बेटर है तो आप ज्यादा विंडो साइज रखो, राइट। तो ये आपका बारी बारी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसका नाम ही क्या दिया गया, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, या फिर इसको आप क्या कहते हो, डायनामिक विंडोइंग कहते हैं। अब देखो, कह रहा है कि मान लो आपने नेगोशिएट किया, आपने बोला कि मुझे इस विंडो साइज में 500 सेगमेंट्स मुझे भेजना है। ठीक है, मतलब 500 सेगमेंट पे आप दोनों ने नेगोशिएट कर लिया, कॉमन वैल्यू। अब जब आपका विंडो फुल हो गया, मतलब जब सेंडर ने अपने एंड से इकट्ठे 5 सेगमेंट को भेज दिया, तो अब क्या होगा, विंडो तो हो गया, मतलब सेंटर का तो काम हो गया। अब सेंडर किसने वेट कर रहा है, एसी के आने का वेट करेगा। तो अब कह रहा है कि जब व्हेन द विंडो साइज इज फुल, जब आपका एक साथ आपने सारा पैक सारा सेगमेंट भेज दिया, then sender will not send, which controls the flow of data। अब सेंडर क्या करेगा, अपने साइड रोक देगा, डेटा सेगमेंट जाने नहीं देगा। अब वो वेट करेगा कि पहले जितना मैंने भेजा उसको कंफर्म करो कि मिला कि नहीं मिला, देन मैं आगे का डेटा सेगमेंट और भेजूंगा। इससे क्या होता है, आपका कनेक्शन जितना आपका ट्रैफिक हैंडल कर पाएगा उतना ही आप भेज रहे हो, सबसे पहली बात, राइट। और उससे क्या हो रहा है, आपका फ्लो कंट्रोल बेसिकली हो रहा है, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ डेटा आप नहीं भेज रहे, राइट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर हमने जब तक फंक्शन पढ़ा उसको अगर हम सम अप करें, तो पहले हमने पढ़ा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट किसके हेल्प से, थ्री वे हैंडशेक के हेल्प से। फिर हमने एरर रिकवरी पढ़ा किसके हेल्प से, सीक्वेंस और एसीके के नंबर के हेल्प से। फिर हमने फ्लो कंट्रोल कराया। फिर हमने सेगमेंटेशन पढ़ा। फिर हमने ऑर्डर डेटा ट्रांसफर पढ़ा किसके हेल्प से, सीक्वेंस नंबर के हेल्प से। और हमने मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ा था किसके हेल्प से, डिफरेंट पोर्ट नंबर्स के हेल्प से हमने करा था। तो ये सब आपके पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट लेयर के टोटल फंक्शन है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे मेजरली हम दो प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। अब इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन की बात करें, जो इंटरव्यू में बहुत हॉट टॉपिक होता है, पूछा ही जाता है, तो देखोगे तो टीसीपी आपका क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है इसलिए रिलायबल डिलीवरी कराता है आपका। यूडीपी कनेक्शन लेस है इसलिए आपका अनरिलायबल डिलीवरी कराता है। टीसीपी में एरर रिकवरी का मैकेनिज्म है, यूडीपी में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। टीसीपी आपका फ्लो कंट्रोल कराता है, ये फ्लो कंट्रोल नहीं कराता। टीसीपी में कंजेशन कंट्रोल होता है, ये नहीं कराता। मतलब यूडीपी में कुछ होता ही नहीं है। यूडीपी केवल एक ही बेनिफिट है कि ये फास्ट है। ठीक है, ऑर्डर डिलीवरी टीसीपी कराता है, ये नहीं कराता। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए हैंड शेकिंग कराता है, थ्री वे हैंड शेक, ये कह रहा नो हैंड शेकिंग।
अब टीसीपी का एक डिसएडवांटेज ये है, ये 20 बाइट्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है इन द फॉर्मेट ऑफ टीसीपी हेडर। बट अगर यहीं पे यूडीपी का देखोगे तो यूडीपी इस केस में विनर है। यूडीपी केवल आपका 8 बाइट्स ओवरहेड यूज करता है, जिसमें कम आप ओवरहेड मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन द फॉर्मेट ऑफ हेडर्स और टेलर्स। तो यहाँ पे देखोगे कम इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा फास्ट होगा। तो यूडीपी इज फास्टर देन एज कम्पेयर टू टीसीपी। तो ये आपका क्या था, एक ट्रांसपोर्ट लेयर का पूरा एक आपका फंक्शन का आपका एक्सप्लेनेशन था। बताओ पहले यहाँ तक ट्रांसपोर्ट लेयर में किसी को डाउट है तो पहले पूछो, कोई सा भी फंक्शन में। संदीप जाम्बुरे, संदीप। सर ये ओवरहेड में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ये जो एक्नॉलेजमेंट या हाँ सीक्वेंस हाँ, नंबर वही ऐसा? जो अच्छा, सोर्स ओके पोर्ट नंबर आप लगा रहे हो, डेस्टिनेशन ओके ओके, पोर्ट नंबर, यही सब आपका क्या कहलाता है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ठीक है तो ठीक हेडर्स जो आप लगाते हैं इनमें यही इन्फॉर्मेशन है। है, ओके ओके। देन और दीपिका पूछना है कुछ, संदीप पाठक बताओ, किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। ओके ठीक है। नेक्स्ट अब आपका अगर आप बात करोगे ओएसआई लेयर, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट तक तो सब कुछ सेम सेम आ रहा था, राइट। बट जब आप यहीं पे बात करोगे किसकी, मतलब कि ओएसआई मॉडल की, तो ओएसआई मॉडल में आपका क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के जो ऊपर के लेयर होते हैं वो होते हैं आपके सेशन, प्रेजेंटेशन एंड देन एप्लीकेशन। बट यहीं पे अगर आप टीसीपी आईपी की बात करोगे तो आपका क्या होता है, डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर क्या देखने को मिलता है आपको, एप्लीकेशन लेयर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बट हम तो तीनों पढ़ेंगे, राइट। तो आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एप्लीकेशन आगे क्या आपका एप्लीकेशन लेयर है। तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे तीनों लेयर्स को मर्ज कर दिया गया था इसमें आपके एप्लीकेशन लेयर में, है ना। तो आप एप्लीकेशन लेयर करता क्या है, एप्लीकेशन पहले पढ़ लो, फिर हम प्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे और सेशन भी पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन अ सिस्टम। तो कह रहा है कि जो आप सॉफ्टवेयर, जो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज करते हो, उस कंप्यूटर एप्लीकेशन को एप्लीकेशन लेयर सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे हमें इंटरनेट चलाना, फॉर एग्जांपल हमें इंटरनेट ब्राउज करना, तो इंटरनेट ब्राउज करने के लिए सबसे पहली बात कि आप अपने सिस्टम पे कौन सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ब्राउजर एप्लीकेशन यूज करते हो। मान लो आपने गूगल क्रोम यूज किया, तो क्या गूगल क्रोम यूज करते इंटरनेट चलने लगता है? नहीं। गूगल क्रोम को पहले आपका डिवाइस का जो आपका एप्लीकेशन लेयर है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। देन आप क्या कर पाते हो, गूगल क्रोम के हेल्प से आप इंटरनेट को ब्राउज कर पाते हो। तो एप्लीकेशन कौन सर्विस दे रहा है आपको, एचटीटीपी का सर्विस या एचटीटीपीएस का सर्विस प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस पे रन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा काम क्या होता है एप्लीकेशन लेयर का, तो आपके एप्लीकेशन लेयर का काम होता है कि जो भी डिवाइस पे आपने सॉफ्टवेयर रन किया हुआ है उस सॉफ्टवेयर को ये सर्विस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। बट इट इज नॉट एन एप्लीकेशन इटसेल्फ। बट एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन लेयर केवल एक बंच ऑफ सर्विसेज को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है टू द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द डिवाइस, ठीक है। बट एप्लीकेशन लेयर को एप्लीकेशन मत कह देना, एप्लीकेशन लेयर क्या है, बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करने का एक बेसिकली यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब क्या है एप्लीकेशन लेयर का काम, क्या होता है, इट प्रोवाइड्स पीपल अ वे टू क्रिएट मैसेज, सर्विसेज एस्टैब्लिश। अब वो जो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा लाइक एचटीटीपी या एचटीटीपी का सर्विस आपको दिया एप्लीकेशन लेयर में, मतलब इंटरनेट चलाने के लिए। तो अब ये सर्विस क्या करता है, तो सर्विस एस्टैब्लिश एन इंटरफेस टू द नेटवर्क। तो अब ये सर्विस का काम क्या होता है, आपके डिवाइस और आपके डिवाइस के बीच में क्या करना है, एक इंटरफेस, यूजर इंटरफेस क्रिएट। Protocols provide the rules and formats that govern how data is treated। और प्रोटोकॉल बेसिकली होता क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस होता है, ठीक है। अब अगर हम प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो अभी खत्म नहीं हुआ एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर हम दोबारा से आएंगे, पहले जो 3 लेयर्स हैं आपके छोटे मोटे उनको हम कवर कर लेते हैं। सो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, सो प्रेजेंटेशन लेयर कन्वर्ट्स द डेटा इन द फॉर्म दैट इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द एप्लीकेशन। अब आपको मैं ले चलता हूँ थोड़ा सा बैकवर्ड। जब आपने पढ़ा था एक फंक्शन इन कोडिंग एंड उसका अपोजिट क्या था, डिकोडिंग, वहां पे मैंने क्या बोला था कि मान लो आपके पास .docx फॉर्मेट में एक आपका फाइल है और आपके पास जो ओपन करने का एप्लीकेशन है वो आपके पास अडोब रीडर है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, .docx को .pdf में कन्वर्ट करोगे। मतलब डेटा चेंज नहीं हुआ, डेटा का जो रिप्रेजेंटेबल फॉर्म है वो केवल आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो जो इनकोडिंग फंक्शन था वो किस लेयर का है, वो प्रेजेंटेशन लेयर का ही फंक्शन है आपका, ठीक है। कहता है प्रेजेंटेशन लेयर कन्वर्ट्स द डेटा इन द फॉर्म दैट इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द रिसीवर डिवाइस, का जो एप्लीकेशन है उससे एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे कंपैटिबल होना चाहिए, राइट।
So presentation layer has three primary function. अब देखो क्या क्या इसके फंक्शन है. पहला क्या लिखा है, कोडिंग एंड कन्वर्जन. कोडिंग मतलब क्या, इन कोडिंग कह रहा है, और कन्वर्जन मतलब डी कोडिंग कह रहा है. ठीक है. देन कंप्रेशन एंड देन इंक्रिप्शन. ये तीन फंक्शन मेजरली किस लेयर पे परफॉर्म होता है, आपका प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म. अब यहाँ पे देखो दो बंदा खड़ा है, एक के हाथ में अगर आप डेटा देखोगे तो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, एक में वर्टिकली. डेटा अभी भी DAT एक सही मिलके बन रहा है. डेटा का जो प्रेजेंटेबल फॉर्म है वो क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टली है और एक क्या आपका वर्टिकली दिख रहा है, राइट. तो केवल प्रेजेंटेबल फॉर्म चेंज होता है, डेटा चेंज नहीं होता. ठीक है. तो जैसे कि देखो अलग अलग फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट करते हो इमेज को, .gif, .jpeg, .png, राइट, .tif. तो ये सब अलग अलग फॉर्मेट है. इमेज तो वही रहेगा ना. अरे देखो सिंपल लॉजिक है. आप मतलब एक गाय का फोटो देख रहे हो .png में, तो डॉट उसको JPEG में चेंज करोगे तो गाय का फोटो गधे के फोटो में तो नहीं बदल जाएगा. फोटो तो वही, इमेज तो वही रहेगा ना. बट जो उसका जो प्रेजेंटेबल फॉर्मेट है, जो उसका एक्सटेंशन फाइल है, वो केवल आपको क्या होगा, चेंज किया जाएगा, राइट. देन आपका नेक्स्ट लेयर आता है सेशन लेयर. ऐसा काम करता है, सबसे बेसिक काम इसी का है. सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डायलॉग बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एप्लीकेशन. डायलॉग बॉक्स आपका मेंटेन करके रखता है. जैसे कि आप देखो इंटरनेट बैंकिंग आप लॉगिन करते हो तो एक यूजर नेम पासवर्ड का डायलॉग बॉक्स आता है. सेशन एस्टेब्लिश होता होगा आपके डिवाइस और आपके नेट बैंकिंग जो आपका बैंक का सर्वर है उसके बीच में. तो ये सब काम किसका, आपका सेशन लेयर का है. तो क्या कह रहा है, इट हैंडल्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू इनिशिएट डायलॉग. जैसे आपने बोला कि मुझे इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करना है तो डायलॉग बॉक्स इनिशिएट करेगा. कीप देम एक्टिव, डायलॉग बॉक्स को एक्टिव रखेगा. रीस्टार्ट सेशंस दैट आर डिसरप्टेड. अगर आपका सेशन मान लो इंटरनेट फेल हो गया, बीच में डिसरप्ट हो गया, लॉगिन कनेक्शन आपका फेल हो गया, तो वापस से लॉगिन करने के लिए आप वापस सेशन लेयर ही आपका काम आएगा. या फिर ऐसा कनेक्शन जो बहुत देर से आपका आइडल है उसको भी ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर दिया जाता है, राइट. आप देखोगे नेट बैंकिंग आपका क्या होता है, सपोज करो आप 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, अपने आप ही ऑटो लॉग आउट हो जाता है. या फिर आप देखोगे तो IRCTC का वेबसाइट देखो, तो आप जब लॉगिन करते हो तो आपके लॉगिन विंडो का डायलॉग बॉक्स से एक टाइमर चलता रहता है. मैक्स टू मैक्स एक यूजर को में 15 मिनट का टाइम आपको मिलता है टिकट बुक करने के लिए. तो वो सब क्या है, वो सब जो मेंटेन कर रहा है, वो कौन मेंटेन कर रहा है, आपका डिवाइस का सेशन लेयर मेंटेन कर रहा है. तो ये आपके तीनों लेयर के अभी फंक्शन थे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर. अब जो हम अभी तक देखते आए हैं वो ये देखते आए हैं कि हर एक लेयर पे कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल काम कर रहा था, राइट. जैसे कि आपका डेटा लिंक लेयर पे प्रोटोकॉल था ईथरनेट, नेटवर्क लेयर पे IP था, ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP UDP था. उसी तरीके से आपका एप्लीकेशन लेयर पे भी क्या होगा, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स काम करेंगे. तो ये प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, और इन्हीं का आपको पोर्ट नंबर जो हमने बोला था कि कुछ आपके पोर्ट नंबर्स भी आपको याद करने होंगे. तो इन्हीं प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर्स और आपको फंक्शन याद रखना है. बाकी मतलब ये जो कॉमन यूज में आते हैं वो आपके क्या है, यही एप्लीकेशंस, यही आपके प्रोटोकॉल्स हैं. इनको केवल याद कर लो, काफी है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ठीक है. तो अब क्या क्या है, तो अब देखो इसमें बस थ्योरी है. अब आप इसका ऐसा नहीं पढ़ना है कि आपको DNS लैब देखना है कैसे IP टू नेम टू IP रिजॉल्व करता है, ये सब आपको नहीं करना है. बट आपको इसका क्या पढ़ना है, तीन चीज आपको पढ़ना है. सबसे पहला आपको ये जो एक्रोनिम दिया है इसका फुल फॉर्म देख लो, पहला काम. दूसरा, इस प्रोटोकॉल का काम क्या है वो देख लो. देन ये क्या यूज करता है, TCP यूज करता है या फिर UDP, क्योंकि आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो ही सर्विस यूटिलाइज होगा. तो कौन सा सर्विस यूज करता है, TCP यूज करता है, UDP, या फिर दोनों यूज करता है. थर्ड फंक्शन ये देख लो. और चौथा, कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है वो देख लो. ठीक है. तो यह आपको केवल क्या करना है, देखना है. तो अब यही देखते हैं हम जरा. देखो ये सब तो डायग्राम के थ्रू बताया गया. ये आपका देखो यहाँ पे HTTP यूज कर रहे हो या आप FTP यूज कर रहे हो. चलो आगे देखते हैं अब यहाँ पे कि DNS से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है DNS. तो देखो DNS डोमेन नेम सिस्टम, पहला चीज फुल फॉर्म. दूसरा काम क्या है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, वही तो पढ़ रहे हैं अभी हम. तो इसका काम क्या होता है, कह रहा है कि एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज फॉर नेम रिजोल्यूशन फ्रॉम नेम टू IP एंड IP टू नेम. तो नॉर्मली आप क्या याद रख पाते हो, नंबर या नेम. ऑब्वियसली हम नेम ज्यादा याद रख पाते हैं, इसलिए हम देखोगे अपने फोन में फोन नंबर हमें ज्यादा याद नहीं होता, हमें उसका कॉन्टेक्ट जिस नाम से वो सेव है वो ज्यादा याद होता है. ठीक है. तो वही चीज है. अब आप क्या कर सकते हो, IP अगर ज्यादा याद नहीं कर सकते तो आप IP के साथ जो डोमेन नेम एसोसिएट किया जाता है उसको आप याद रखते हो. लाइक google.com, imirror.com. मुझे imirror.com का IP याद नहीं है, बट मुझे क्या याद है, उसका डोमेन नेम याद है. तो अगर मेरे डिवाइस पे DNS का सर्वर होगा तो वो क्या करेगा, imirror.com से ट्रांसलेट कर देगा और एक IP उसको मिल जाएगा. मतलब वो डोमेन नेम किस IP से कनेक्टेड था, बाइंडेड था, वो आपका DNS सर्वर आपको बताएगा. तो कहता है कि एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल का काम होता है नेम टू IP रिजॉल्व करना, और नेम टू IP, IP टू नेम, दोनों वाइस वर्सा, दोनों तरीके से ये काम करता है. अब
सर्विस कौन सा है। तो कहता है कि ये दोनों सर्विस यूटिलाइज कर सकता है, आपका टीसीपी यूटिलाइज करता है और यूडीपी यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। और ये आपका वन ऑफ द एक्सेप्शन प्रोटोकॉल्स माना जाता है, ठीक है। ऐसा देखो नॉर्मली बहुत कम ही प्रोटोकॉल्स है, गिने चुने 1 से 2 प्रोटोकॉल्स हैं जो दोनों सर्विस को यूटिलाइज करने के लिए केपेबल होते हैं। बाकी सारे प्रोटोकॉल्स इधर टीसीपी यूज करेंगे या फिर यूडीपी यूज करेंगे, दोनों यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये याद रखोगे, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ ऐसा एक्सेप्शन प्रोटोकॉल जो टीसीपी सर्विस भी यूज करता है और यूडीपी। तो द बेस्ट एग्जांपल इज डीएनएस सर्वर, डीएनएस प्रोटोकॉल। और ये पोर्ट नंबर के यूज करता है 53। तो हमने 4 चीज में देखा, पहला फुल फॉर्म देखा, दूसरा हमने इसका वर्किंग देखा, तीसरा देखा कि ये टीसीपी यूज कर रहा है या यूडीपी या दोनों यूज कर रहा है, और चौथा हमने क्या देखा, पोर्ट नंबर क्या यूटिलाइज कर रहा है। ये 4 बातें आपको याद रखनी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं HTTP, Hypertext Transfer Protocol, an application layer protocol which is used for web browsing। इसका काम क्या है, वेब ब्राउजिंग कराना। टीसीपी सर्विस यूज करता है और पोर्ट नंबर क्या यूज करता है, एटी यूज करता है। तो अब ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। क्लाइंट आपको एचटीटीपी का रिक्वेस्ट भेजता है, तो आप उसको क्या करते हो, जो भी रिक्वेस्ट में आपका डोमेन होगा उसका वेब पेज आप उसको बता देते हो, या जो भी आईपी एड्रेस आपने रिक्वेस्ट किया होगा उसका उस नाम से जो भी होगा वेब पेज वो आप डिस्प्ले करा दोगे, ठीक है। अब HTTP क्या था ना, थोड़ा सा इनसिक्योर था, सेफ ब्राउजिंग नहीं करा पाते थे, क्योंकि HTTP में जो ट्रैफिक आप एक्सचेंज करते थे बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, दैट वाज इन द फॉर्मेट ऑफ प्लेन टेक्स्ट, क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में जाता था। अब ये तो फिर अटैकर यूज कर पाएगा, तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, एक नया एक सेफ ब्राउजिंग प्रोटोकॉल लॉन्च कर दिया, HTTPS। काम वही है, नाम में थोड़ा सा अंतर है। अब प्रोटोकॉल HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर कहते हैं, ठीक है। अ प्रोटोकॉल फॉर वेब ब्राउजिंग इन अ सिक्योर वे, ठीक है। इट इनक्रिप्ट्स ट्रैफिक, वो क्या कर रहा था, प्लेन टेक्स्ट क्लियर टेक्स्ट में भेज रहा था। ये क्या कर रहा है, इट इनक्रिप्ट्स ट्रैफिक बिटवीन HTTP सर्वर एंड HTTP क्लाइंट। ये भी आपका TCP सर्विस यूज करता है और पोर्ट नंबर 443 यूज करता है। तो आपसे देखो ये बहुत मेजर प्रोटोकॉल है। HTTP का पोर्ट नंबर पूछ सकता है आपसे इंटरव्यू में, HTTPS का पूछ सकता है, टेलनेट, SSH, जो भी मतलब आपके एंटरप्राइज नेटवर्क प्रोडक्शन में काम आते हैं वो सब आप केवल मतलब उन सभी पर फोकस करके रखो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ देखो ये HTTP मान लो ये यूजर है। अब देखो यहाँ पे इसने ये वेबसाइट एक्सेस किया और पासवर्ड दिया इसने ABC123। ये प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है, देख रहे हो, हैकर भी देख पा रहा है ABC123। और यहीं पे अगर आप HTTPS यूज कर रहे हो तो इसने जो ABC123 दिया, तो जब यहाँ से ट्रांसफर होगा डेटा तो ये इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। तो हैकर को क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है पासवर्ड, बट क्या एग्जैक्टली ये पासवर्ड है क्या, नहीं, इस पासवर्ड को आपने इनक्रिप्ट कर दिया है। तो विथ पासवर्ड एन्क्रिप्शन आपको ये दिखेगा, और विदाउट पासवर्ड एन्क्रिप्शन आपका प्लेन टेक्स्ट जैसा जो पासवर्ड जा रहा है एग्जैक्टली वही आपको दिख जाएगा। ये डिफरेंस होता है। नॉर्मली देखोगे ना, अब सारे ब्राउजर HTTP का सपोर्ट हटा दिया उन्होंने, ठीक है। अब गूगल क्रोम पे चलता है कि नहीं HTTP, देख लेता हूँ मैं एक बार, यहाँ पे जाओ http:/google.com करके देख लो चलता है कि नहीं। चल रहा है फिलहाल, सपोर्ट है मतलब, ठीक है। बट मेजोरिटी ऑफ आपके जो ब्राउजर्स हैं उन्होंने HTTP का सपोर्ट हटा दिया। देन आपका आता है DHCP प्रोटोकॉल। तो DHCP क्या करता है, पहली बात तो DHCP का फुल फॉर्म डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देन ये करता क्या है, एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल व्हिच ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर, आईपी एड्रेस। देखो ये चारों जो आपके कंपोनेंट हैं डिवाइस पे, हम एंड डिवाइस पे हम मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम मैनुअली भी अपने पीसी पे आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे डाल सकते हैं। अब अगर मान लो आपके कंपनी में 500 पीसीज लगे हैं, तो क्या सब पे मैनुअली आईपी डालना पॉसिबल हो पाएगा, नहीं। तो आज के डेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ग्लोबली यूज प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो ये जो काम हम मैनुअली कर रहे थे उसको इसने ऑटोमेट कर दिया। अब ये कौन सर्विस यूज करता है, तो यूडीपी सर्विस यूज करता है। इसके 2 पोर्ट नंबर यूटिलाइज होते हैं, 67 68 दोनों। तो ये भी आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है, ठीक है। दोनों के बीच में DHCP के 4 मैसेज एक्सचेंज होते हैं, डिस्कवर मैसेज, ऑफर मैसेज, रिक्वेस्ट मैसेज और ACK। तो आपके इंटरव्यू में ऐसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन डोरा प्रोसेस। डोरा मतलब डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट, DORA, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लेना, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट और ACK कब यूज करते हो, जब आप DHCP सर्वर यूज करते हो। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर, ये सब मैसेज को ये सब कॉन्फ़िगरेशन मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए आप ये 4 मैसेज को क्या करते हो, यूज करते हो। FTP की बात करें, फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल व्हिच इज यूज्ड टू सेंड और रिसीव फाइल। फाइल आप क्लाइंट सर्वर भेजना चाहते हो या सर्वर से आप रिसीव करना चाहते हो तो आप FTP यूज कर सकते हो। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है, TCP सर्विस यूज करता है, पोर्ट नंबर 2021 यूज करता है, ठीक है। इसी का एक और है आपका
अब ये जो आपका एफटीपी है ये क्या यूज करता है, टीसीपी। और टीसीपी यूज करने का मतलब है कि डेटा एक्सचेंज करने से पहले वो क्या करेगा करेगा आपका थ्री वे हैंड से कराएगा, लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, तो थोड़ा सा स्लो सर्विस होता है। बट यहीं पे अगर आपको फास्टर सर्विस चाहिए तो क्या यूज करोगे, टीएफटीपी यूज करोगे। प्रोडक्शन हाउसेज में जब भी मान लो आप ये कहते हो कि राउटर का मुझे बैकअप करना है कॉन्फ़िगरेशन का, या आईओएस का बैकअप करना है, तो हम एफटीपी प्रीफर करते नहीं, हम हमेशा क्या प्रीफर करते हैं, टीएफटीपी। मतलब ये इसका मेजरली काम क्या अभी हम देख रहे हैं। टीएफटीपी का फुल फॉर्म केवल टी में देखो क्या है, ट्रिवियल कहता है, ट्रिवियल, और बाकी एफटीपी मतलब एफटीपी ही है। An application layer protocol which is used to upload download files from a file server unreliably। काम वही है, फाइल को सेंड और रिसीव करेगा, बट वो क्या कर रहा था आपका एफटीपी रिलायबली कर रहा था, ये क्या करेगा आपका अनरिलायबली। अनरिलायबली का मतलब ही क्या यूज कर रहा है आपका, यूडीपी यूज कर रहा है। इट इज कॉमनली यूज फॉर बैकअप एंड रीस्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड आईओएस ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो इसको हम नेटवर्किंग में ही काम में लाते हैं, राउटर का बैकअप लेना हो, स्विच का बैकअप लेना हो, फायरवॉल के कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना, तो उस केस में हम टीएफटीपी यूटिलाइज करते हैं। अनरिलायबल है तो यूडीपी पोर्ट, यूडीपी सर्विस यूटिलाइज करते हैं, और पोर्ट नंबर 69 हम यूज करते हैं। काम दोनों का सेम है, एक रिलायबल है एक अनरिलायबल है। एसएमटीपी की बात करें तो नाम इसका फुल फॉर्म क्या, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल सर्वर्स तक हमें मेल भेजना है तो हम एसएमटीपी यूज करते हैं। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू सेंड मेल बिटवीन मेल सर्वर्स। सर्विस यूज करता है टीसीपी का, और पोर्ट नंबर यूज करता है 25। ठीक है। अब मेल भेजने के लिए एसएमटीपी है तो भाई मेल को रिट्रीव भी तो करना पड़ेगा, मेल सर्वर से मेल तो हमें फेच भी तो करना पड़ेगा। तो कहता है कि हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज करते हैं। पोस्ट ऑफिस के दो वर्जन आए थे, पॉप वर्जन 2 एंड पॉप वर्जन 3। तो कह रहा है कि एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल व्हिच इज यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू रिसीव मेल फ्रॉम द ईमेल सर्वर। सेंड करने के लिए एसएमटीपी, नाम में क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भेजने के लिए एसएमटीपी और रिसीव करने के लिए पॉप। अब देखो कह रहा है कि टीसीपी सर्विस यूज करता है दोनों। पॉप वर्जन 2 अगर यूज करोगे तो पोर्ट नंबर 109 यूज करता है, पॉप वर्जन 3 यूज करोगे तो 110 यूज करता है। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या थी, हम नॉर्मली आज के डेट में पॉप यूज नहीं करते, हम नॉर्मली आज के डेट में रिसीव करने के लिए आई मैप यूज करते हैं। तो पॉप को क्यों डिसकंटिन्यू किया गया, तो प्रॉब्लम कैसे समझो। ईमेल क्लाइंट है, ईमेल सर्वर पे एक ईमेल पड़ी है, अब दो क्लाइंट को चाहिए उस ईमेल की कॉपी। तो होता क्या था, the very first client to access that copy of email will get the copy of email। मतलब इन दोनों में से जो भी पहला ईमेल क्लाइंट इस सर्वर से उस ईमेल को फेच कर लेगा उसको ईमेल की कॉपी मिल जाएगी। ओनली वन मशीन विल गेट द न्यू ईमेल डिपेंडिंग ऑन विच चेक्स फॉर। जिसने भी पहला चेक किया उसको मिल जाएगा, सेकंड वाले के लिए यहाँ पे कोई कॉपी छोड़ी नहीं जाती। ये तो प्रॉब्लम हो गया। मान लो एक एचआर का मेल आया, मान लो अभी अभी दुर्गा पूजा का छुट्टी हमें अनाउंस करना है, एचआर ने सबको ईमेल भेज दिया, ईमेल सर्वर पे डाल दिया, अब सभी को फेच करना है, तो भाई पहला वाला जो भी यूज करेगा उसको मिल जाएगा, बाकी को तो मिला ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम थी, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या लाया गया था, आई मैप लाया गया था, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आई मैप। ये क्या कहता है, सेम काम है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इज द रिप्लेसमेंट ऑफ पॉप टू पॉप। केवल उसको रिप्लेस किया गया, काम वही है। इट सिंक्स ईमेल बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। वो क्या कर रहा था, ईमेल सर्वर से ईमेल क्लाइंट को सेंड कर रहा था, ये भाई कॉपी सेंड नहीं करता, ये सिंक कर देता है। जैसे गूगल ड्राइव पे कुछ हमने डाल दिया तो जिस जिस यूजर के पास उस ड्राइव का लिंक होगा सभी लोग एक्सेस कर पाएंगे, तो वही डिफरेंस है केवल। इट यूजेस टीसीपी सर्विस एंड पोर्ट नंबर 143। देखो चार यूजर्स हैं हमारे पास, चारों के बीच में क्या हो सकता है, ये सिंक कर देगा आपका। टेलनेट की बात करते हैं। टेलनेट क्या है, an application layer protocol which is used to get the remote access of command line interface based devices। तो रिमोट एक्सेस लेना है, देखो अगर आपको फिजिकल एक्सेस चाहिए तो कंसोल पोर्ट के थ्रू लेते हो, रिमोट एक्सेस चाहिए तो दो प्रोटोकॉल है उसके लिए, टेलनेट एंड एसएसएच। तो टेलनेट यहाँ पे हमने यूज किया, मान लो अब ये टीसीपी सर्विस यूज करता है, पोर्ट नंबर 23 यूज करता है। अब कहता है कि भाई टेलनेट भी आपका क्या है, क्लाइंट सर्विस सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। तो टेलनेट के थ्रू जो आपका डेटा ट्रांसफर होता है या डेटा एक्सचेंज होता है वो कंप्लीट आपका प्लेन टेक्स्ट में होता है। तो फिर वही प्रॉब्लम है कि आपका ये सिक्योर नहीं है, कोई भी हैकर बैठ के आपका देख सकता है। तो इसका एक रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल क्या लाया गया, जैसे एचटीटीपी का रिप्लेसमेंट था ना एचटीटीपीएस, मोर सिक्योर था, उसी तरीके से टेलनेट का आपका रिप्लेसमेंट के एसएच सिक्योर सेल कहते हैं। एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू गेट रिमोट एक्सेस ऑफ सीएलआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ सिक्योर वे। ठीक है, कैसे सिक्योर करता है, तो कहता है कि जो भी ट्रैफिक आप क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक्सचेंज करते हो उनको क्या करेगा, ये इनक्रिप्ट कर देगा। इट इनक्रिप्ट द ट्रैफिक बिटवीन एसएच क्लाइंट एंड एसएच सर्वर। तो इनक्रिप्ट करके भेजता है। ठीक है,
अब ये भी यूज करता है आपका टीसीपी, देख रहे हो आप, मल्टीपल मेजरली प्रोटोकॉल्स आप क्या यूज कर रहे हैं, टीसीपी सर्विस ही यूटिलाइज करते हैं। मतलब यूडीपी भी यूज करने वाले हैं बट कम है एज कम्पेयर टू टीसीपी। और ये पोर्ट नंबर आपका 22 यूज करता है। तो एसएच क्लाइंट है, इनिशिएट कनेक्शन। अब ये क्या करेगा, आपका अपना पब्लिक की भेजेगा, पैरामीटर नेगोशिएट करेगा और देन यूजर लॉग इन टू द सर्वर होस्ट ऑफ द। तो ये पब्लिक की प्राइवेट की कुछ होता है, आरएसए एल्गोरिदम हम नॉर्मली यूज करते हैं। आपको टेलनेट का लैब भी मैं दिखाऊंगा, एसएच का लैब भी दिखाऊंगा जब राउटर बेसिक्स सब डील करेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका एनटीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। अब देखो, मान लो आपके पास मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, तो उनमें अगर आपको देखोगे तो फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग में टाइम आपका अच्छे से सिंक नहीं होता, कुछ गलत टाइम भी दिखा सकता है अगर आप सही से उसको सेट नहीं करोगे तो अब अगर आपको डिवाइसेस पे नेटवर्क या डेट या कैलेंडर, मतलब कैलेंडर या क्लॉक आपको सिंक करना है तो या सेट करना है, तो आपके पास दो मेथड है। मैनुअली सेट कर लो आप, ठीक है, पहला मेथड तो वो है। तो आपके पास मान लो 25 या 30 डिवाइसेस हैं, तो क्या सभी पे जाके मैनुअली सेट करोगे आप? और अगर चलो मैनुअली सेट भी करते तो क्या सभी का टाइम इक्वल हो पाएगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो मिली सेकंड या सेकंड का तो डिफरेंस हो ही जाएगा। जब आप कॉन्फ़िगर करने जाओगे तो डिफरेंस तो हो ही जाएगा। तो कहता है कि उससे अच्छा है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इफर्ट को कम करने के लिए आप यूज कर लो एनटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो कहता है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज टाइम बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस लाइक राउटर, स्विचेस, फायरवॉल। मतलब जो भी आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनके बीच में टाइम और डेट, मतलब बेसिकली क्लॉक और कैलेंडर कहते हैं इसको, उनको सिंक करने के लिए आप यूज करते क्या हो, एनटीपी यूज करते हो। अब ये यूडीपी सर्विस है आपका और पोर्ट नंबर 123 यूज करता है। अब एनटीपी का जब लैब में आपको दिखाऊंगा तो वहां पे एक वैल्यू हमें यूज करना, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटम वैल्यू, जिसका रेंज होता है 1 to 15, 15 एक से लेकर के 15 तक का रेंज होता है और हमें वो नंबर मैनुअली कॉन्फ़िगर करना होता है, ठीक है। तो कहता है कि स्ट्रेटम इज यूज्ड टू डिसाइड द एक्यूरेसी ऑफ द टाइम सोर्स। मोर एक्यूरेट टाइम सोर्सेज विल हैव लोअर स्ट्रेटम वैल्यू। मान लो आपने एक राउटर का टाइम मैनुअली कॉन्फ़िगर किया और आप चाहते हो कि उसी राउटर का टाइम बाकियों के लिए क्या बन जाए, रेफरेंस की तरह काम करे, मतलब उसी राउटर के हेल्प से बाकी लोग क्या करें, अपना अपना टाइम सिंक्रोनाइज करें। तो देखो, जिसका भी आप स्ट्रेटम, जिसको भी आप टाइम सोर्स बनाना चाहते हो, उसका स्ट्रेटम क्या रखना पड़ेगा आपको, सबसे कम रखना पड़ेगा, राइट। तो जितना कम स्ट्रेटम नंबर आप यूज करोगे, मतलब एक 1 to 15 का नंबर होता है, तो जितना कम आप स्ट्रेटम यूज करोगे उतना क्या होगा, आपका रिलायबल टाइम सोर्स माना जाएगा। तो देखो, ये मान लो ये आपका वर्ल्ड क्लॉक है, ठीक है, इससे आपने क्या किया, टाइम को सिंक कर लिया। तो इन तीनों का सिस्टम क्या रखा गया, 1। अब इन तीनों को रेफरेंस मान के इन चारों ने अपना टाइम सिंक किया, तो इन चारों का सिस्टम क्या हो गया, बढ़ गया, थोड़ा सा 2 हो गया, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम रिलायबल है। उसके नीचे के डिवाइसेस, ये अगर मान लो 6 डिवाइसेस हैं, तो इनका सिस्टम क्या हो जाएगा, 3। ये लेस रिलायबल है एज कम्पेयर टू दिस, ये लेस रिलायबल है एज कम्पेयर टू दिस, राइट। और ये सबसे ज्यादा रिलायबल है, मोस्ट रिलायबल। तो एनटीपी आपका क्या करता है, जो काम आप टाइम और डेट को मैनुअली पहले आप कॉन्फ़िगर करते थे, उस चीज को वो क्या कर देगा, आपका डायनामिकली क्या कर देगा, सिंक कर देगा। जिस तरीके से आप मैनुअली आईपी एड्रेस डालते थे तो उसको डायनामिकली डालने के लिए डीएससीपी आ गया, उसी तरीके से मैनुअली भी सेट कर सकते हो टाइम और डेट। उसको अगर आप चाहते हो कि नहीं ये ऑटोमेट हो जाए प्रोसेस, तो उसके लिए आप फिर एनटीपी यूज कर लो। कहा था आपका एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेटवर्क को मैनेज करना है तो आप एसएनएमपी के थ्रू भी कर सकते हो, राइट। तो कहता है इट इज अ पॉपुलर प्रोटोकॉल फॉर नेटवर्क मैनेजमेंट। बहुत ग्लोबल बेसिस पे ये आपका यूज होता है, हर एक नॉर्मली कंपनी इसको यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क डिवाइसेस सच एज switches and routers, firewalls on an IP network। IP नेटवर्क में आप क्या कर सकते हो, अगर आप कंसोल के थ्रू मैनेज नहीं करना चाहते हो तो आप एसएनएमपी के थ्रू कर लो, राइट। तो आप राउटर्स, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट, स्विचेस, इन सभी को मैनेज कर सकते हो आप एसएनएमपी प्रोटोकॉल पे। यूडीपी सर्विस है, 2 पोर्ट नंबर यूज करता है, 161, 163, ठीक है। अब होता क्या है कि एसएनएमपी में भी आपके क्या होता है, क्लाइंट, मतलब कि कुछ आपके आपका क्या होता है, एसएनएमपी का मैनेजर होता है, एसएनएमपी का आपका एजेंट होता है। तो इनके बीच में भी जब आप एसएनएमपी का जो मैसेज एक्सचेंज करते हो, तो मल्टीपल मैसेजेस होते हैं जब एसएनएमपी दोनों के बीच में एक्सचेंज करते हो, मैनेजर एजेंट के बीच में। जैसे कि यहाँ पे क्वेरी मैसेज लिखा है, ट्रैप नोटिफिकेशन, ये सब क्या आपके मैसेज के टाइप है। तो आपके अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है एसएनएमपी, तो ये आपको नहीं कराया जाएगा। अब एसएनएमपी में 3 वर्जन आए थे, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3।
तो सबसे मोस्ट ट्रस्टेड मोस्ट सिक्योर वर्जन कौन सा आपका SNMP वर्जन 3, जिसको हम कहते हैं SNMP, सिक्योर SNMP कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये देखोगे सिक्योर SNMP और SNMP वर्जन 3 है, तो काम वही है जो SNMP वर्जन 1 करेगा, जो वर्जन 2 वही वर्जन 3 करेगा, बट इन मोर सिक्योर मैनर में करेगा वो। Secure Simple Network Management Protocol SNMP, it is used for same purpose as SNMP। जो काम आपका नॉर्मल बाकी दो प्रोटोकॉल दोनों वर्जन करते थे वही वर्जन 3 भी करेगा। UDP सर्विस यूज करता है पोर्ट नंबर 10 161 10 162, यहाँ देखो ये 161 162 यूज कर रहा था, इसी में बस 10 लगा दिया है, ठीक है। अब कहता है कि क्यों सिक्योर है, तो इट एनक्रिप्ट्स SNMP डेटा बिटवीन द SNMP मैनेजर एंड एजेंट। तो जो डेटा आप एक्सचेंज करते हो SNMP मैनेजर मतलब SNMP सर्वर, SNMP एजेंट मतलब SNMP क्लाइंट नॉर्मली, ठीक है। तो इनके बीच का जो डेटा एक्सचेंज प्रोसेस है उसको वो क्या कर देता, थोड़ा सा एनक्रिप्ट कर देता और बहुत सिक्योर वे में एनक्रिप्ट करता, ताकि कोई भी अटैकर आपके नेटवर्क को अटैक नहीं कर। क्योंकि आप देखो अब SNMP को अगर आप सिक्योर नहीं करोगे तो SNMP के थ्रू तो आप नेटवर्क को मैनेज कर रहे हो, मैनेजमेंट डेटा आपका जा रहा है, तो फिर अगर वो हैक किसी ने कर लिया तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना, इसीलिए। ओके, देन आता है आपका PDU, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अब प्रोटोकॉल डेटा यूनिट क्या है बेसिकली, तो कहता है कि बिट्स विद एप्रोप्रिएट हेडर एंड ट्रेलर ऑन अ पर्टिकुलर लेयर इज कॉल्ड प्रोटोकॉल डेटा यूनिट PDU, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, आपके हर एक लेयर पे जो आपका डेटा का फॉर्मेट होता है उसको वो रिप्रेजेंट करता है along with headers and trailers। जैसे अगर आप फिजिकल लेयर की बात करो, डेटा वाज प्रेजेंट इन द फॉर्मेट ऑफ बिट्स। अगर आप DLL की बात करो, डेटा वाज प्रेजेंट इन द फॉर्मेट ऑफ फ्रेम। अगर आप नेटवर्क लेयर की बात करो, पैकेट था वहां पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है आपका सेगमेंट। और जो ऊपर के 3 लेयर है वहां पे डेटा एज इट इज डेटा के फॉर्मेट में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि डेटा को जब आप ट्रांसपोर्ट में भेजते हो तब उसके टुकड़े करते हो ना, तो सेगमेंट बन जाता है। ऊपर तो नॉर्मल डेटा ही आपका ट्रांसफर हो रहा था, राइट। तो वही आपका जो ऊपर के 3 लेयर उसका फॉर्मेट क्या, डेटा का डेटा। और ये पूछा जाता है, ऐसे पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज द PDU ऑफ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का PDU मतलब क्या, पैकेट आंसर करोगे आप। तो ये आपका क्या था, नेटवर्क का पूरा हायरार्की था कि किस तरीके से आप क्या करते हो। बेसिकली आपका डेटा का जो आप मतलब कि आप समझे ना, सिंपल नेटवर्क का जो फंक्शन आप स्टडी करते हो इन द फॉर्मेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स। उस मॉडल्स में अलग अलग लेयर्स होते हैं, हर एक लेयर का क्या फंक्शन है, कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या था, नेटवर्किंग मॉडल्स OSI NTCP IP हमने यहाँ पे पढ़ा। अगला टॉपिक है आपका IPv4 एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग, जो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे। मतलब अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने नेटवर्क लेयर पे पढ़ा था, एक लॉजिकल एड्रेस हम यूज करते हैं IP एड्रेस, वो क्या होता है IP एड्रेस, वो कहाँ से आता है, कैसे हम यूज करते हैं, सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बताओ यहाँ तक जो आपने पढ़ा OSI मॉडल या TCP IP मॉडल, उसमें किसी को डाउट है किसी लेयर में, किसी प्रोटोकॉल में, तो पूछो। Day 1 से यहाँ तक किसी को डाउट है, ऑन द वेरी बेसिक पूछो, कोई भी डाउट हो तो बताओ। सभी क्लियर हैं, सभी को सभी टॉपिक्स? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आप लोग एक बार रिवाइज करो इन सब चीजों को। कल हम आगे क्या करेंगे, IP एड्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। अब क्या करोगे आप लोग, थोड़ा बहुत IP एड्रेस के बारे में पहले से एक बार देख लेना, पलट के देख लेना क्या क्या टॉपिक्स है उसमें। IP एड्रेस क्या होता है, कितने हम उसको क्लासेस में डिवाइड करके रखते हैं, तो ये सब थोड़ा थोड़ा चीजें आप एक बार देख के आना, रिवाइज करके आना, ताकि कल आपको समझने में थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। तो ओके। ठीक है, डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्लास एंड करते हैं आज के लिए, बाकी कल हम रिज्यूम करेंगे। डन। ओके, थैंक यू सर।